हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इम्पॉसिबल क्रिएटिविटी चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम सभी मिशन प्लानर का एक ट्यूटोरियल लेकर के आ गए हैं और मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर के इतने लॉन्ग ट्यूटोरियल का लाने का हमारा जो मकसद है वो है कि आपके मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर के सारे डाउट्स एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस से लेकर के एक एक्सपर्ट लेवल तक में सारी चीज़ें आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो में यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके यहाँ पे मिशन प्लानर से के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर हम अपना APM और पिक्सॉक को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसके इंस्टॉलेशन की हम बात करें तो हम यहाँ पे मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर जस्ट सिंपली सर्च करेंगे, मिशन प्लानर, सॉरी गाइस हमने स्पेस देना भूल गए, मिशन प्लानर डाउनलोड। यहाँ पे हम मिशन प्लानर डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ पे हमें मिशन प्लानर फ्री डाउनलोड ये ऑर्डू पायलट हमारे ये वाला जो सॉफ्टवेयर ये जो लिंक है हमें ordupilot.org की लिंक को ओपन करना है। यहाँ पे वैसे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे जिस तरीके से प्रोसेस दिखा रही है, पर मैं इस तरीके से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मैं जाता हूँ मिशन प्लानर एडवांस्ड इंस्टॉलेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन अक्सर हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि APM हमारे लेटेस्ट वर्जन को सपोर्ट नहीं करता। अब हम यहाँ पे डाउनलोड फ्रॉम हियर गाइस, सॉरी यहाँ पे से हमें नहीं डाउनलोड करना था, यहाँ मैंने गलती से क्लिक कर दिया। यहाँ डाउनलोड हियर पे हमें जाना है जहाँ पे हमें zip एंड MSI फाइल्स मिल सकती हैं। अब हमें यहाँ पे जाना है आर्कीव के अंदर गाइस, और उसके बाद हम जो भी मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर चाहते हैं उसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं तो जनरली यूज़ करता हूँ वर्जन 1.3.49, इसलिए मैं इसी को इंस्टॉल करूँगा। याद रखना है आपको कि यहाँ पे आपको zip फाइल इंस्टॉल करनी है, ना कि आपको MSI फाइल इंस्टॉल करनी है। अब इसको जो डाउनलोड स्पीड है वो आपके नेट स्पीड पर डिपेंड करती है कि आपका यहाँ पे ये कितना ज़्यादा फास्ट वे के अंदर डाउनलोड हो सकता है। तो गाइस तब तक हम इसके डाउनलोड होने का वेट करते हैं, उसके बाद दोबारा से हम बताएंगे कि आपको इसे दोबारा अपने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है। क्योंकि ये zip फाइल है तो इसे एक्सट्रैक्ट वगैरह भी करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे हमारी zip फाइल इंस्टॉल हो चुकी है और हम इसे चाहें तो यहाँ से ओपन करें या फिर हम यहाँ से बैक होके गाइस यहाँ से हम बैक होंगे और यहाँ से भी हम बैक होंगे। और अगेन हम यहाँ पे रिफ्रेश करके दोबारा से अपने दिस PC के ऑप्शन पर चलेंगे। इसके इंस्टॉल होने के बाद हम डाउनलोड्स के फोल्डर पर जाएंगे और इसे एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे गाइस, ठीक है ना। इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे एक्सट्रैक्ट तो किया बॉस गाइस, यहाँ पे हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया तो हमारा यहाँ पे हमें यहाँ पे क्रॉस कर देना है गाइस और यहाँ पे हमें यहाँ से बैक हो जाना है। बॉस हमें यहाँ पे लगता है मैंने गाइस गड़बड़ कर दी, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू मिशन प्लानर वर्जन यहाँ पे हम करेंगे दोबारा से और यहाँ पे ये हमारा जो फाइल फोल्डर आ गया है। यहाँ गाइस थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाते हैं, ये हमारा जो फाइल फोल्डर आ गया इसके अंदर हमें अपना मिलेगा मिशन प्लानर एप्लीकेशन। यहाँ पे हमें नीचे की तरफ आना है और ये रहा हमारा मिशन प्लानर एप्लीकेशन। आप चाहें तो इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट की मदद से, और इस शॉर्टकट को आप कट करके अपने डेस्कटॉप पर पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप इसका काफ़ी इजी वे के अंदर इस्तेमाल कर सकें। सो गाइस हम यहाँ पे इसे हम जनरली यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिशन प्लानर का हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर लिया और हम अपने मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे। सो गाइस यहाँ पे ये है हमारा मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम अपना थोड़ा कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जनरली तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी मैप नहीं है। जनरली यहाँ पे हमें मैप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जियो UTM MGRS रख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ जूम आप कर सकते हैं, जूम बढ़ा सकते हैं, जो भी मैप दिखाई दे रहा है उसमें आप जूम बढ़ा सकते हैं, जूम कम कर सकते हैं, आप जो भी चाहें यहाँ पर से आप इजी वे के अंदर कर सकते हैं। ये जनरली केवल मैप है। ये करंट हीटिंग, डायरेक्ट टू करंट वे पॉइंट, टारगेट हीटिंग, GPS ट्रैक ब्लैक। जब हम GPS का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीज़ें तब देखने को मिल जाती हैं। वहाँ पे हमें एक रेड एरो देखने को मिलता है, एक ऑरेंज, एक ग्रीन एरो एंड एक यहाँ पे ब्लैक एरो भी देखने को मिल जाता है। तो जनरली अब बात करते हैं सबसे हमें पहले क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर सेलेक्ट करना होता है कि आपने अपना जो भी फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है किस पोर्ट के अंदर सेलेक्ट कर रखा है, किस पोर्ट के अंदर आपने उसका USB लगा रखा है।
तो यदि आपको पोर्ट नहीं पता तो आप ऑटो पे रख सकते हैं। यदि आपने यूएसबी का इस्तेमाल किया है, पोर्ट भी पता है, तो आपको जब भी यूएसबी का इस्तेमाल करें तो आपको ये नंबर की वैल्यू रखनी है, और जब भी आप टेलीमेट्री का इस्तेमाल करें तो ये वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे मैंने यूएसबी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैंने अपना जो है कॉम 4 पे लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा काफ़ी इजी वे के अंदर ये कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें कनेक्ट करने के लिए कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है, पर जो प्रॉब्लम होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बस थोड़ा यहाँ पे यदि आपको पोर्ट नहीं पता तो आप ऑटो पे रख दीजिए। यहाँ से हमें क्रॉस कर देना होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जनरली गाइज यहाँ पे हमारा जनरली फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है कि भाई ये किस तरीके से जब मुड़ता है, टिल्ट होता है, तो किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करता है। यहाँ पे मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को मूव कर रहा हूँ और तभी ये कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज चेंज हो रहे हैं। सो गाइज ये वो जनरल चीज़ें हैं जो कि आप समझते हैं। और यहाँ पे हमारे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमारे डिग्री लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टेबलाइज फ्लाइट मोड के अंदर है, इसलिए यहाँ पे स्टेबलाइज लिखा हुआ है। यहाँ पे जीपीएस, नो जीपीएस हमने अटैच नहीं कर रखा। ऑफ कोर्स मैंने केवल यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड लगा रखा है, ना कि उसे ड्रोन के साथ लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे जीपीएस नहीं दिखा रहा, नो जीपीएस। अब यहाँ पे क्विक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एल्टीट्यूड दिखाता है, यहाँ पे हमें ग्राउंड स्पीड दिखाती है। एल्टीट्यूड मीटर के अंदर, ग्राउंड स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर, डिस्टेंस टू वे पॉइंट मीटर के अंदर। डिस्टेंस टू वे पॉइंट वो चीज़ होती है आपका ड्रोन कहीं पे फ्लाई कर रहा है पर वो जहाँ तक उसे पहुँचना था वहाँ तक वो अभी उससे कितना डिस्टेंस बचा हुआ है। और यहाँ पे यॉ, वर्टिकल स्पीड, डिस्टेंस टू मैप। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। बात करें एक्शंस की तो आप क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, ऑटो, लोएटर, रिटर्न टू लॉन्च, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। प्री फ्लाइट के अंदर क्या क्या हम वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरीफाई जीपीएस सेट काउंट, कितनी सैटेलाइट होनी चाहिए। आप कभी जीपीएस के अंदर सैटेलाइट का कनेक्शन होता है, जी हाँ गाइस, जीपीएस के अंदर सैटेलाइट का कनेक्शन होता है, तो आप वहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं कि कितनी सैटेलाइट से अगर कम हो तो आपका ड्रोन आर्म ही ना हो। इसे हम प्री फ्लाइट चेक कहते हैं, ठीक है ना गाइस, इसे हम प्री फ्लाइट चेक कहते हैं। बैटरी लेवल आप रख सकते हैं, यहाँ पे टेलीमेट्री का सिग्नल रख सकते हैं, बैटरी लेवल का यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, मोड रख सकते हैं, चेक एल्टीट्यूड, टेल और विंग सिक्योर्ड, ऑल सर्वो रिस्पॉन्ड टू यूनिट, ऑल सर्वो रिस्पॉन्ड टू पिच। यहाँ पे मतलब जो भी आप चेक करवाना चाहते हो, आप जो चेक करवाना चाहते हो यहाँ पे इस तरीके से आप इनेबल करते जाओ। तो यहाँ पे आप जैसे इनेबल करते जाओगे तो यहाँ पे आप जो भी चेक करवाना चाहते होगे वो यहाँ पे चेक अलग हो जाएगा। पर यहाँ पे अभी हमने फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड लगा रखा है जहाँ के अंदर हमने पावर मॉड्यूल लगाया ही नहीं, बैटरी का सेटअप किया ही नहीं यहाँ से, इसलिए मैं बैटरी का सेटअप अगर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा। जीपीएस के लिए अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो होगा ही कैसे, जब वहाँ पे जीपीएस के लिए हमने लगा ही नहीं रखा। अब यहाँ पे हो रहा है गाइस, यहाँ पे 3 में रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ना तो मैंने जीपीएस लगा रखा ना ही मैंने पावर मॉड्यूल लगा रखा, इसलिए यहाँ पे 3 के अंदर रेड दिखा रहा है। और यहाँ पे मोड के अंदर आप चाहें तो ओके कर सकते हैं, टेल और विंग सिक्योर्ड यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने गेजेस की। तो यहाँ पे गेजेस की बात करें तो ये गेज मीटर के अंदर आपको दिखाता है स्पीड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीड दिखा रहा है, वर्टिकल स्पीड दिखा रहा है गाइस, और यहाँ पे एल्टीट्यूड दिखा रहा है। यहाँ पे आपका जो कंपास है वो दिखा रहा है कि भाई किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट, ये जो भी मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं वो यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाई जा रही है आपको गेजेस के अंदर। अब बात करते हैं टेलीमेट्री लॉक्स की। तो यहाँ पे कोई भी जनरल चीज़ आपको ज़रूरत नहीं होती यूज़ करने की, और यहाँ पे इस टेलीमेट्री लॉक के बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। अब डाउनलोड डाटा फ्लैश, आप यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं, जब भी आप पिक्सॉक का इस्तेमाल करते हो, ऑटो एनालिसिस, रिव्यू और लॉग, ये सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक होंगे और आगे भी हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि मैसेजेस के। तो हमारा क्या मैसेज आ रहा है, फ्रेम क्वाड है, ऑर्डोकॉप्टर V3.1.2.1, उसके बाद आर्म, डिसआर्म, फ्लाइट मोड चेंज करेंगे तो मैसेज आएगा, फ्लाइट मोड जो भी आप बदलेंगे, जो भी करेंगे, वो हर एक चीज़ का यहाँ पे मैसेज आता है और हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होती है जब आप टेलीमेट्री कनेक्ट किए हुए रहते हैं गाइस। जब आप टेलीमेट्री कनेक्ट किए हो रहते हैं तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको डिस्प्ले होती है। अब यहाँ पे हमारा वर्जन शो करता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट अपने फ्लाइट डाटा के बारे में। तो फ्लाइट डाटा ही ये चीज़ थी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब बात करते हैं फ्लाइट प्लान के बारे में। तो आप यहाँ से अपनी फ़्लाइट को प्लान कर सकते हैं गाइस, जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप यहाँ से अपनी फ़्लाइट को प्लान कर सकते हैं। जब भी हम ऑटो मोड के अंदर फ्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें अपनी फ़्लाइट को प्लान करना है, ऑटो मोड के अंदर भाई फ्लाई कर रहे हो, अब हमें अपनी फ़्लाइट को प्लान करना है, तो कैसे प्लान करोगे, ये सारी चीज़ें
आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं गाइज। आपको यहाँ से आप जो भी वे पॉइंट रखना चाहें, यू मस्ट हैव होम एल्टीट्यूड। गाइज यहाँ पे होम एल्टीट्यूड, यहाँ पे हर एक चीज़ का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राई भी करता हूँ, हालांकि मेरे पास जीपीएस का सिग्नल है नहीं, तो यहाँ पे मैं जनरल टर्म में कोशिश करूँगा कि आपका यहाँ पे ट्राई हो जाए। तो यहाँ पे यू मस्ट हैव होम एल्टीट्यूड, यहाँ पे हम होम एल्टीट्यूड ओके कर देते हैं, 100 कर देते हैं। एंड यहाँ पे वे पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वे पॉइंट हम रखते जा रहे हैं वो वे पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट होते जा रहे हैं। हम चाहें तो इन्हें यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं, वेरीफाई हाइट करवा सकते हैं, लोएटर रेडियस रख सकते हैं, वे पॉइंट रेडियस रख सकते हैं। वे पॉइंट रेडियस मतलब कितने पहुँच गया तो आपका वे पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे बाकी चीज़ें भी, मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे जियो का एक्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है कि आपका यहाँ पे ज्योमेट्री किस एरिया पे है, मीन्स यहाँ फिगर आपको हर चीज़ एक्सप्लेन होती है। और यहाँ पे मैप कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो गूगल सैटेलाइट मैप हो रहा है, गूगल चाइना मैप, गूगल टेरेन मैप, गूगल हाइब्रिड मैप। आप मतलब जो भी मैप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं गाइज, वो मैप आप यहाँ से सेलेक्ट करके काफ़ी ईजी वे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोड वे पॉइंट फाइल, सेव वे पॉइंट फाइल, यहाँ पे लोड वे पॉइंट फाइल, आपने कोई भी फाइल यहाँ पे सेव की, अब इसको फाइल को आपको सेव करना है या फिर लोड करना है। आपके पास फाइल है, आपने फाइल पहले से बना रखी है वे पॉइंट की, तो आपको लोड करना है, और यदि आपने अभी बनाई है तो यहाँ पे सेव करना है। रीड वे पॉइंट्स, राइट वे पॉइंट्स और योर होम लोकेशन इज इनवैलिड। यहाँ पे मैं राइट वे पॉइंट नहीं करके आपको दिखा सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने जीपीएस नहीं लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे होम लोकेशन हमारी इनवैलिड दिखा रही है। जब हम जीपीएस कनेक्ट किए हुए रहते हैं और जब हमारा जीपीएस 3D फिक्स हो जाता है तो वहाँ पे हमारी होम लोकेशन दिखाती है। उसके बाद हम वे पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ पे हम सारे ऑटो मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी ईजी वे के अंदर। तो उम्मीद है आप ये चीज़ आज समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं जितना आप जूम इन चाहें या फिर जूम बैक चाहें। तो जूम बैक करते जाएंगे तो कुछ इस तरीके से जूम बैक होता जाएगा, आप जूम इन करते जाएंगे जूम इन होता जाएगा। अब बात करते हैं अपने इनिशियल यहाँ पे सेटअप के बारे में। तो इनिशियल सेटअप में सबसे पहली बात आती है भाई इंस्टॉल फर्मवेयर की। तो अगर आप फर्मवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, यू कैन नॉट लोड न्यू फर्मवेयर ऑयल कनेक्टेड वाया मैवलिंक। अगर आप मैवलिंक से कनेक्टेड है, मैवलिंक मतलब क्या, आपके फ्लाइट कंट्रोलर से कनेक्टेड हैं तो आप फर्मवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकते। मैं यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसे हमें डिसकनेक्ट करना होता है कुछ इस तरीके से गाइस, इसे हमें यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना होता है और फिर यहाँ पे हम सारे जो भी फर्मवेयर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं हम काफ़ी इजी वे के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंटरनेट से डाउनलोड होगा, देन अपलोड होगा, देन वेरीफाई होगा। तो आप जो भी मॉडल बना रहे हैं उसका फर्मवेयर इंस्टॉल कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे अभी कोई फर्मवेयर इंस्टॉल नहीं करना, जनरली यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना होता है, आर यू श्योर यू वांट टू अपलोड, इतना यहाँ पे पूछेगा। इसके बाद दिस बोर्ड हैज़ बीन रिटायर्ड का मैसेज आएगा, वहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद आपका फर्मवेयर इंटरनेट से डाउनलोड होगा, उसके बाद अपलोड हो जाएगा। यदि आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो हो सकता है उसने अभी बोर्ड आईडी को जो डिस्कवर ना किया हो, तो आपको एक बार कनेक्ट करना है, उसके बाद डिस्कनेक्ट करना है। इससे बोर्ड आईडी भी डिस्कवर हो जाएगी और 100% आपका फर्मवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे भाई फर्मवेयर नहीं इंस्टॉल करने वाले हैं, इसीलिए हम इसे यहाँ पे अब हम कनेक्ट किए देते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट होने के बाद हम बात करेंगे अपने मैंडेटरी हार्डवेयर, विजार्ड और ऑप्शनल हार्डवेयर के बारे में भी। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। हम बात करें सबसे पहले विजार्ड की। तो यहाँ पे विजार्ड में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मैंडेटरी हार्ड में जाकर सेटअप करें, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे आपके लिए ये भी फर्मवेयर अपलोड कर सकता है, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चालू रखना है गाइस। ये सारी चीज़ें आपके लिए कर सकता है, विजार्ड की मदद से आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर एक झंझट पालने की जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ से कुछ इस तरीके से करें, देन नेक्स्ट जाएं, प्लीज़ सेलेक्ट योर फ्रेम लेआउट। हम यहाँ पे फ्रेम लेआउट सेलेक्ट कर लो गाइस। उसके बाद आपको एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन कर दो, उसके बाद आप यहाँ पे कंपास कैलिब्रेशन भी कर दो, और उसके बाद बैटरी मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन यदि आप करना चाहते हो तो करो। विथ ऑटो पायलट वर्जन, डू यू ओन व्हाट सेंसर यू आर यूजिंग और साइज बैटरी यू आर यूजिंग, यहाँ पे हर एक चीज़ डाल दो। सोनार की बात होती है तो सोनार कर देते हैं। रेडियो इनपुट, यहाँ पे रेडियो एंड पॉइंट कैलिब्रेशन, रेडियो के एंड पॉइंट रिकॉर्ड होंगे कि मैक्सिमम रेडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी जाती है। फ्लाइट मोड सिलेक्शन होगा, वेरीफाई करंट प्रोग्रेस होगा। यहाँ पे डज द ऑटो पायलट हैव जीपीएस लॉक, हैव यू कंप्लीटेड एन एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन, हैव यू कंप्लीटेड कंपास कैलिब्रेशन, हैव यू कॉन्फ़िगर्ड योर आरसी ट्रांसमीटर, कैन यू आर्म द ऑटो पायलट, प्लीज ट्राई आर्मिंग विथ योर ट्रांसमीटर, नोट प्रॉप्स में नॉट स्पिन। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है और ये टेस्ट
आपके यहाँ पे प्रॉप्स को रिमूव करना है, क्योंकि इससे हो सकता है आपकी मोटर्स मूव करें, इसलिए आपको प्रॉप्स को रिमूव करना है और यहाँ पे सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना है। यदि आप जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीएस लॉक होगा, नहीं कर रहे हैं तो ऑफकोर्स नहीं करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे फेल सेफ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे फेल सेफ क्या होता है, ग्राउंड स्टेशन फेल सेफ और थ्रोटल फेल सेफ 2 चीज़ें होती हैं गाइस। वैसे मैंने यहाँ पे आपको शुरू से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए हम शुरू से एक बार काफ़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना फर्मवेयर सेलेक्ट करना होता है। जनरली हम क्वाडकॉप्टर बनाते हैं तो क्वाडकॉप्टर का फर्मवेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट करना होता है कि कौन से फ्रेम के अंदर हम बना रहे हैं। तो जिस तरीके का हमें अपना फ्रेम बिल्ड किया है, ये एक्स मोड है, ये प्लस मोड है, ये एच मोड है, Y6 भी है और ये वीटेल है। जिस तरीके का हमने फ्रेम बिल्ड किया है उस तरीके का हम यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन करने होते हैं गाइज। अपने व्हीकल को लेवल पे रख के आपको यहाँ पे हर एक चीज डिस्प्ले होगी गाइज, ठीक है ना। अब मैं आपको एकदम जस्ट नॉर्मल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे व्हीकल को लेवल पे रखा, मैं यहाँ पे हालांकि व्हीकल नहीं रख रहा हूँ, फिर भी मैं मतलब आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को ही मूव करके आपको दिखा देता हूँ सिंपल के अंदर। अब यहाँ पे place vehicle on its right side and press any key. Place vehicle nose down and press any key. तरफ झुका देना है गाइस। यहाँ आपने सीखना, यहाँ इसे अपोजिट में हमें झुका देना है। Place vehicle nose up and press any key. Place vehicle nose up and press any key. यहाँ पूरा उल्टा रख देना है। Place vehicle on its back and press any key. So गाइस कुछ इस तरीके से हमें ये सारे कैलिब्रेशंस अपने कर देने हैं। तो यहाँ पे आपने इमेज में देखा होगा, आपको इमेज में डिस्प्ले हुआ होगा कि हमें अपने जो ड्रोन है उसे किस तरीके से रखना है इन कैलिब्रेशंस को कंप्लीट करने के लिए। अब हम लाइव कैलिब्रेशन भी चाहें तो कर सकते हैं, यूट्यूब का एग्जांपल ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 360 डिग्री में घुमाना होता है हर एक एक्सिस के अंदर, और जैसे ही वो ऑटो एक्सेप्ट आप ऑन रखते हैं या फिर ऑटो एक्सेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी ऑन होगा तो वहाँ पे आपको जैसे ही इसकी पोजीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन आ जाएगा। आप लाइव कैलिब्रेशन काफ़ी ईजी वे के अंदर कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं करने की, चूंकि मेरे पास व्हीकल नहीं है इसलिए मुझे तो नहीं लगता अच्छे तरीके से होगा। यहाँ पे हम ऑटो एक्सेप्ट को ऑन रखेंगे गाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम यहाँ पे हमारे डॉट्स जो हैं काफ़ी दूर दूर बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डन करेंगे एनीवे और यहाँ पे ओके करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा आपको दोबारा से इस कैलिब्रेशन को करके दिखाने की। तो यहाँ पे जब भी हम कैलिब्रेशन को करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इसे सभी राउंड्स देने हैं। सभी राउंड्स में हर एक सर्कुलर राउंड के अंदर हमें इसे घुमाते जाना है। होगा क्या गाइज, यहाँ पे जब सारे सैंपल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे सैंपल्स ये हमारे ले लेगा। सो गाइज यहाँ पे ये हमें यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सैंपल्स के यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अपने आप हमने न्यू मैक्स ऑफसेट्स आ चुके हैं। तो विजार्ड से कुछ इस तरीके से हम अपने करते जाते हैं। बैटरी मॉनिटर के अंदर आप यहाँ पे कौन सा ऑटो पायलट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, पिक्स हॉक कर रहे हैं, PX4 कर रहे हैं, APM2 2.5 नॉन 3DR, APM1, APM 2.5 3DR मॉड्यूल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद विच सेंसर यू आर यूजिंग, 3DR 4-in-1 ESC 3DR पावर मॉड्यूल। तो जनरली लोग 3DR पावर मॉड्यूल का इस्तेमाल ही करते हैं। उसके बाद आपको अपनी बैटरी का AMH लिखना होता है, कितने साइज़ की बैटरी है, कितने AMH की आपकी लिपो बैटरी है। उसके बाद ये सोनार है, यदि आप ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग करना चाहते हैं तो ही ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग ड्रोन बना रहे हैं, ड्रोन में आप ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग का भी ऑप्शन चाहते हैं तो आप सोनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनेबल नहीं हो रहा क्योंकि ऑफकोर्स मैंने नहीं ही लगा रखा, तो कहाँ से होगा, इसीलिए यहाँ पे मेरे को कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब बात करते हैं रेडियो इनपुट एंड पॉइंट कैलिब्रेशन की। तो यहाँ पे आपको कैलिब्रेशन को चालू करके अपने रेडियो की सारी स्टिक्स को मैक्सिमम और मिनिमम एक्सटेंट तक मूव करना होता है। उसके बाद थ्रोटल को 0 पे रख के यहाँ पे डन कर देना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे हमें फ्लाइट मोड सेलेक्ट करने होते हैं। मैक्सिमम 6 फ्लाइट मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ एक ही स्विच के अंदर, अगर आपका ट्रांसमीटर कैपेबल है। तो अगर आपका ट्रांसमीटर कैपेबल है तो हालांकि फ़्लाइट मोड्स के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पहले ही बात करने वाले हैं आगे चल के, इसलिए यहाँ पे हम फ़्लाइट मोड्स के बारे में हम ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे वेरीफाई करंट प्रोग्रेस, यहाँ पर तो हमने पहले ही बात कर ली थी। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। और यहाँ पे GPS लॉक नहीं होगा क्योंकि हमने GPS इस्तेमाल नहीं किया था। और यहाँ पे जो जो भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती जाए तो यहाँ पे हमें टिक करते जाना है।
उसके बाद फेल सेफ ऑप्शन की बात करें तो ग्राउंड स्टेशन फेल सेफ और थ्रोटल फेल सेफ दो चीज़ होती हैं। ग्राउंड स्टेशन फेल सेफ वो चीज़ होती है गाइस जब आपके ड्रोन या फिर किसी भी मल्टी रोटर या भी जो भी आपने RCOB प्रोजेक्ट बनाया है उसका सिग्नल ग्राउंड स्टेशन से लॉस हो जाए तो उसे हम ग्राउंड स्टेशन फेल सेफ कहते हैं। उस तरीके में उस चीज़ के अंदर फिर हमारे फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को क्या एक्शन लेना चाहिए, तो या तो आप रिटर्न टू लॉन्च कर सकते हैं या फिर मिशन प्लान में यदि ऑटो मोड के अंदर लॉस हुआ है तो वो मिशन प्लानर के थ्रू फ्लाई करता रहेगा और जब अपना मिशन कंप्लीट कर लेगा तो रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। या फिर इनेबल्ड ऑलवेज स्मार्ट RTL और RTL जो भी वहाँ पे करना पॉसिबल होगा हमारा ड्रोन वो करेगा। इनेबल्ड ऑलवेज स्मार्ट RTL ऑन लैंड, या फिर वो स्मार्ट रिटर्न टू लॉन्च करेगा या फिर जहाँ पे फ्लाई कर रहा है वहीं पे लैंड कर जाएगा। रिटर्न टू लॉन्च मतलब जहाँ से फ्लाई किया था, टेक ऑफ किया था वहाँ पे लैंड करेगा, और लैंड का मतलब जहाँ पे फ्लाई कर रहा है जस्ट वहीं पे लैंड हो जाएगा। स्मार्ट RTL का मतलब ये होता है कि एक वे में आएगा, जिस वे में वो गया था, जिस हाइट के अंदर वो गया था वो उसी वे और उसी हाइट में आएगा। इनेबल एस ऑलवेज लैंड हम रख सकते हैं, यहाँ पे ऑलवेज लैंड का मतलब जब भी ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल लॉस हो तो यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, हमेशा ही हमारा ड्रोन लैंड हो जाएगा जहाँ फ्लाई कर रहा है वहीं पर। अब बात करते हैं थ्रोटल फेल सेफ की। तो थ्रोटल फेल सेफ क्या होता है? थ्रोटल फेल सेफ इनेबल मतलब होता है गाइस जैसे ही हमारे थ्रोटल का सिग्नल लॉस हुआ, भैया थ्रोटल की वैल्यू जनरली कहाँ पे होती है, 1000 के आसपास होती है। तो जैसे ही हमारे थ्रोटल की वैल्यू 975 से नीचे गई, जैसे ही हमारे थ्रोटल का सिग्नल लॉस होगा तो वहाँ पे होगा क्या, हमारे थ्रोटल की वैल्यू 1000 से नीचे जाके 925 तक में चली जाती है, 950 तक में चली जाती है, 900 तक में चली जाती है। इसका मतलब कि हमारे थ्रोटल का सिग्नल लॉस हो चुका। हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है वो यही मानेगा कि हमारे थ्रोटल का सिग्नल लॉस हो चुका है इसलिए इतनी वैल्यू कम हो गई है। तो वहाँ पे उसे जो भी एक्शन आप यहाँ पे डाल के रखेंगे वो एक्शन को वो वहाँ पे कंप्लीट करेगा। यहाँ पे ये थ्रोटल फेल सेफ जनरली हमारे ट्रांसमीटर के लिए होता है, और ग्राउंड स्टेशन फेल सेफ आप कह सकते हैं कि आप अगर टेलीमेट्री की मदद से भी उड़ा रहे हैं या फिर ट्रांसमीटर की मदद से, दोनों में लगभग कोई भी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते थ्रोटल फेल सेफ पर। बेसिकली थ्रोटल फेल सेफ हमारे ट्रांसमीटर के लिए ही है। हमारा जो थ्रोटल फेल सेफ है वो ट्रांसमीटर के लिए है। ग्राउंड स्टेशन फेल सेफ के अंदर हम अपने टेलीमेट्री को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इनेबल्ड इज ऑलवेज लैंड, यहाँ पे रिटर्न टू लॉन्च कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू विथ मिशन इन ऑटो मोड, या फिर लैंड कर सकते हैं। स्मार्ट RTL कर सकते हैं, स्मार्ट RTL कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया स्मार्ट RTL और RTL क्या है। अब यहाँ पे जियो फेंस सेटिंग होती है। जी हाँ गाइस, जियो फेंस का मतलब कि एक फेंस, एक वर्चुअल फेंस, यहाँ पे कोई रियल फेंस की बात नहीं हो रही। फेंस मतलब क्या होता है, बाड़ा। एक वर्चुअल बाड़ा लगा दिया जाए कि आपका ड्रोन अगर इस एरिया के बाहर जाता है, जनरली क्या होता है हम ड्रोन फ्लाई कर रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता कितना दूर ले जाना है, तो हम यहाँ पे एक सिस्टम हमें मिलता है जियो फेंस का। आप वहाँ पे जियो फेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगर आपका ड्रोन उस जियो फेंस के एरिया से बाहर जाता है तो वो इनेबल हो जाएगी, और वहाँ पे चाहे तो आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसी जियो फेंस रखना चाहते हैं, एल्टीट्यूड के हिसाब से, मतलब इस हाइट के ऊपर चला गया तो जियो फेंस मतलब यहाँ पे जो भी एक्शन होगा वो इनेबल हो जाए। या फिर सर्कल रखना चाहते हैं, एल्टीट्यूड एंड सर्कल बोथ रखना चाहते हैं, मतलब सर्कल बस रखेंगे तो एल्टीट्यूड से मतलब नहीं है, कितना भी एल्टीट्यूड जाता रहे पर उस सर्कल के बाहर ना जाए। और मैक्सिमम एल्टीट्यूड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एल्टीट्यूड एंड सर्कल में, तो इतने एल्टीट्यूड के बाहर भी ना जाए और इतने सर्कल और एल्टीट्यूड दोनों को मेंटेन करके रखे। पॉलीगॉन रख सकते हैं, एल्टीट्यूड एंड पॉलीगॉन रख सकते हैं, सर्कल एंड पॉलीगॉन ऑल भी रख सकते हैं भाई, ऑल भी रख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, मीन्स आप पॉलीगोनल भी रख सकते हैं, सर्कुलर भी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया आप डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, 100 मीटर के बाहर गया जियो फेंस इनेबल। आप चाहें तो कर सकते हैं 100 मीटर के ऊपर एल्टीट्यूड में अगर आपका ड्रोन गया तो जियो फेंस इनेबल, और आप जियो फेंस के लिए जो भी एक्शन रखेंगे रिपोर्ट ओनली, तो आपको एक मैसेज आएगा आपके टेलीमेट्री को। आपने टेलीमेट्री को अगर आपने मिशन प्लान से कनेक्ट कर रखा है या फिर क्यू ग्राउंड कंट्रोल से कनेक्ट रखा है तो आपको वहाँ पे मैसेज आएगा कि भैया आपके ड्रोन ने जो जियो फेंस को क्रॉस कर दिया है। तो आप रिपोर्ट ओनली रखेंगे तो आपके साथ ये होगा। पर यदि आप रखते हैं रिटर्न टू लॉन्च या लैंड, तो वो या तो रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा या फिर लैंड हो जाएगा, जो वहाँ पे उसको सही करना सही लगेगा। यदि जीपीएस का सिग्नल सही तरीके से तो रिटर्न टू लॉन्च होगा या फिर लैंड होगा। अब यहाँ पे ऑलवेज लैंड भी हो सकता है, चाहे आप यहाँ पे ऑलवेज लैंड रख दें तो यहाँ पे ऑलवेज लैंड होगा, स्मार्ट RTL रख दें या फिर RTL और लैंड रख दें, तो जो भी आप रख दें वहाँ पे ये होगा। ब्रेक का मतलब क्या, वहीं पे ड्रोन हमारा रुक जाएगा। ब्रेक का मतलब ये है गाइस, वहाँ पे हमारा ड्रोन या तो रुक जाएगा या फिर ब्रेक में अक्सर होता क्या कि वहीं पे हमारा ड्रोन का रुक जाना सही होता है, वहीं पे हमारा ड्रोन एक्चुअली
रुक जाने वाला है, या फिर ब्रेक और आप लैंड रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अब कर देना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम एल्टीट्यूड आप सेट कर सकते हैं मीटर्स के अंदर। तो इतने एल्टीट्यूड के बाहर गया तो आपको यहाँ पे रिटर्न टू लॉन्च या फिर लैंड हो जाएगा, मतलब जियो फेंस उसने तोड़ दी। मैक्स रेडियस यदि 300 मीटर के रेडियस के बाहर गया तो जियो फेंस तोड़ दी। RTL एल्टीट्यूड, रिटर्न टू लॉन्च का एल्टीट्यूड कितना रखना चाहते हैं आप, मतलब इतने एल्टीट्यूड तक पहले पहुंचे फिर रिटर्न टू लॉन्च हो, तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यदि उससे हाई फ्लाई कर रहा है तो उतनी हाइट में ही वापस आएगा, यदि उससे लो में फ्लाई कर रहा है या फिर उससे लो में ब्रेक करता है तो फिर वहाँ पे वो उस हाइट को गेन करेगा, देन यहाँ पे रिटर्न टू लॉन्च होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हालांकि यहाँ पे मैं डिसेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे थिंग्स टू चेक यहाँ पे दिखा रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें चेक कर सकते हैं आप चाहें तो ट्यूटोरियल वीडियोस के अंदर, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ फिनिश कर देंगे। सो गाइज ये थी हमारे कुछ विजार्ड्स के सेटअप्स। अब हम बात करते हैं अपने मैंडेटरी हार्डवेयर के बारे में। तो यहाँ पे हम फ्रेम टाइप की बात करते हैं। तो ये हमारा फ्रेम टाइप यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है कौन सा फ्रेम टाइप में हम बना रहे हैं। प्लस मोड बना रहे हैं, एक्स मोड बना रहे हैं, एक्स मोड के अंदर Y6 से आता है, VTEL बना रहे हैं, V बना रहे हैं, H बना रहे हैं, Y6 भी बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ नोट लिखी हुई हैं। H मोड के अंदर नोट X एंड H आर नॉट इंटरचेंजेबल, द प्रोपेलर रोटेशन चेंज। जी हाँ गाइज, यहाँ पे आपको मोटर लेआउट के अंदर प्रोपेलर रोटेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्लॉकवाइज मोटर में क्लॉकवाइज प्रोपेलर, एंटी क्लॉकवाइज मोटर में एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर। ये काफ़ी बेसिक चीज़ होती है जिसका आपको नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन करना होता है, जो कि मैंने आपको विजार्ड के अंदर पहले ही बता दिया कि वहाँ पे आपके ड्रोन की पोजीशन जिस तरीके से मांगी जाएगी, आपको अपने ड्रोन की पोजीशन उसी तरीके से रखनी है और सारे कैलिब्रेशन को कंप्लीट कर देना है। और ये सारे कैलिब्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको कैलिब्रेट लेवल कर देना है। अब बात करते हैं अपने कंपास कैलिब्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे इनेबल कंपास, ऑब्टेन डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली लर्न ऑफसेट्स, ये सारी चीज़ें आप चाहें तो इनेबल करके रखें। ये दोनों तो हमें इनेबल करके रखनी ही है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसे रखें चाहे रखें, पर यहाँ पे ये हमारा क्या है, पिक्सॉक का आप यदि डालते हैं तो ये पिक्सॉक वर्जन इज़ ग्रेटर देन APM 2.8। यहाँ पे आप पिक्सॉक का वर्जन भी डाल सकते हैं। APM 2.5 का इंटरनल कंपास इस्तेमाल कर रहे हैं तो डाल सकते हैं। APM एंड एक्सटर्नल कंपास इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे डाल सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे सिंपली नॉन रख के, यदि आप एक्सटर्नल कंपास मतलब GPS का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यूज दिस कंपास करके आप लाइव कैलिब्रेशन कर सकते हैं काफ़ी इजी वे के अंदर। यहाँ पे आपको डिक्लाइनेशन वेबसाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं रेडियो कैलिब्रेशन की। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 14 चैनल तक के रेडियो को कनेक्ट कर सकते हैं और इन रेडियो का इस्तेमाल, जी हाँ गाइस, इन रेडियो की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट आपको रिकॉर्ड करनी होती है। चूँकि हम यहाँ पे APM इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए APM के अंदर हमें केवल 8 चैनल तक की ही लिमिट मिलती है, पर मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर कई और भी फ्लाइट कंट्रोलर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे 14 तक रेंज दी हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे इंड्स पॉइंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे कैलिब्रेट रेडियो करके अपने जितने भी चैनल्स कनेक्ट कर रखे हैं उन सबको मैक्सिमम और मिनिमम एक्सटेंट तक मूव करते हैं, जिससे कि वहाँ पे उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिकॉर्ड हो जाती है। बाकी सभी चैनल्स को सेंटर पे रख के उसके बाद आपको थ्रोटल को 0 पे रख के यहाँ पे क्लिक एंड डन पे क्लिक कर देना होता है। यह हमारी ESC कैलिब्रेशन करने की प्रोसेस दी हुई है, जो कि जनरली हम फॉलो नहीं करते हैं। हम यहाँ पे ट्रेडिशनल और क्लासिकल वे के अंदर ESC कैलिब्रेशन करते हैं, पर यदि आप पिक्सॉक यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो ही करनी पड़ेगी। APM के अंदर तो ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस को आप फॉलो करें, तो आपको APM के अंदर ज़रूरी नहीं यही प्रोसेस फॉलो करनी पड़े, पर आपको पिक्सॉक के अंदर यही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। आपको सबसे पहले प्रोपेलर्स को रिमूव कर देना है, उसके बाद कैलिब्रेट ESC पे क्लिक कर देना है, उसके बाद USB को डिस्कनेक्ट कर देना है और बैटरी को भी डिस्कनेक्ट कर देना है। फिर बैटरी को लगाना है, जब LED फ्लैश करे तो उसके बाद पुश सेफ्टी स्विच। आपको ध्यान होगा कि यदि आप पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोल के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो वहाँ पे हमें सेफ्टी स्विच प्रोवाइड कराया जाता है। जब तक आप उस सेफ्टी स्विच को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपका ड्रोन आर्म ही नहीं होता। तो यहाँ पे पुश, हमें सेफ्टी स्विच को पुश कर देना है। उसके बाद ESC शुड बीप एज दे आर कैलिब्रेट, जिस तरीके से वो कैलिब्रेट होते हैं उस तरीके से वो बीप करेंगे। उसके बाद आपको फ्लाइट को रीस्टार्ट नॉर्मली कर देना है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि हमें करनी पड़ती है अपने ESC कैलिब्रेशन करने के लिए। अब बात करते हैं फ्लाइट मोड्स के बारे में, और यहाँ पे हमारे एक फ्लाइट मोड के बारे में जानने वाले हैं, जिससे कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। पर ये चूँकि फुल ट्यूटोरियल है, मैं इसलिए आपको यहाँ पे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जनरली आप 6 फ्लाइट मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही चैनल से आप 6 फ्लाइट मोड को कंट्रोल कर सकते हैं यदि आपका ट्रांसमिटर कैपेबल है तो।
जनरली फ्लाई स्काई का जो i6 ट्रांसमीटर है वो एक स्विच से 3 मैक्सिमम फ्लाइट मोड्स को कंट्रोल कर सकता है, पर अदर रेडियो ट्रांसमीटर्स का मैं आपको नहीं बता सकता, पर यहाँ पे आप जनरली 6 फ्लाइट मोड्स का काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रांसमीटर की मदद से, अगर आपका ट्रांसमीटर कैपेबल है तो गाइज यहाँ पे आप 6 फ्लाइट मोड्स को चाहें तो एक साथ रख सकते हैं। अब एक फ्लाइट मोड की हम बात करें तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेबलाइज फ्लाइट मोड की। तो स्टेबलाइज फ्लाइट मोड एक काफ़ी जनरल फ्लाइट मोड है जिसमें ना तो जीपीएस की इस्तेमाल होता और ना ही यहाँ पे कोई हमें एल्टीट्यूड होल्ड जैसा फीचर देखने को मिलता कि ये एक एल्टीट्यूड होल्ड पर मेंटेन रहेगा। हालांकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है, पर यहाँ पे थ्रोटल और हमें सारी स्टिक्स की मदद से अपने इसको कंट्रोल करना पड़ता है स्टेबलाइज फ्लाइट मोड के अंदर अपने ड्रोन को। यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पे हर एक चीज़ का मैनुअल कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं अपने एक्रो फ्लाइट मोड की। तो ये जनरली एडवांस्ड यूज़र्स के लिए है, मीन्स जो रेसिंग ड्रोन वगैरह बनाते हैं वो उनके लिए है, क्योंकि इस एक्रो फ्लाइट मोड के अंदर हमारा ड्रोन जो होता है वो एक एंगल के अंदर लीन हो जाता है और जब तक हम उस स्टिक को भले बैक कर लें, सेंटरिंग कर दें उस स्टिक की, तो वो लीन ही रहेगा और जब उस स्टिक को हम बैकवर्ड करेंगे तब वो अपने सेंटर पोजीशन पे आता है। तो ये हमारा एक्रो फ्लाइट मोड, और इसमें हम जीपीएस का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, करते भी नहीं है। इसे हम केवल TX मतलब अपने ट्रांसमीटर की मदद से ही कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे रोल, पिच और थ्रोटल को हम मैनुअली ही कंट्रोल करते हैं, यॉ को हम मैनुअली कंट्रोल नहीं करते हैं। सो गाइस ये फ्लाइट मोड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है हमारा एक्रो फ्लाइट मोड, क्योंकि यहाँ पे ये एक एंगल में लीन हो जाता है और यदि आप बिगिनर है तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए बिगिनर इसे ट्राई ना करें। अब बात करते हैं गाइस अपने एल्टीट्यूड होल्ड फ्लाइट मोड के बारे में। तो इस फ्लाइट मोड के अंदर हमारा थ्रोटल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। 50% के अंदर हमारा करंट एल्टीट्यूड बना रहता है। जब भी हम थ्रोटल को 50% से ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ड्रोन हाइट लेना शुरू करेगा और जैसे ही 50% पर वापस लाएंगे तो हमारा ड्रोन उसी हाइट को मेंटेन किए हुए रहेगा। तो यहाँ पे रोल, पिच और यॉ को हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसा कि स्टेबलाइज मोड के अंदर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, यहाँ पे हमें ट्रांसमीटर का इस्तेमाल ज़रूर से करना पड़ता है और ये चीज़ें होती हैं हमारे बैरोमीटर सेंसर के कारण। ये एल्टीट्यूड होल्ड मोड हमारे बैरोमीटर सेंसर का इस्तेमाल करता है और अब हम चाहें तो सोनार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 to 60% के बीच में जो थ्रोटल होता है उसमें ये एल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखता है। अब बात करते हैं गाइज ऑटो फ्लाइट मोड के बारे में। तो ये एक प्री डिफाइंड मिशन को एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपने मिशन प्लान के अंदर मैं आपको यहाँ से फ्लाइट प्लान में दोबारा से ले चलूँ तो यहाँ पे आपने जो भी मिशन को डिफाइन किया है तो जैसे ही आप ऑटो मोड में डालेंगे तो यहाँ पे वो हमारे मिशन को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब वो मिशन वर्क होने लगेगा और वहाँ पे जिस तरीके से आपने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा उसी तरीके से आपका यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने लगेगा। इसमें जीपीएस का इस्तेमाल करना होता है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि मिशन को कंप्लीट करने के बाद आपका ड्रोन लैंड होगा, रिटर्न टू लॉन्च होगा, जो भी होगा आपको यहाँ पे खुद ही सेट करना होता है, जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अंदर। अब बात करते हैं अपने गाइडेड फ्लाइट मोड के बारे में। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ऑटो फ्लाइट मोड जो है उसमें जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड कंट्रोल हो जाता है एल्टीट्यूड होल्ड मोड की तरह ही, और यहाँ पे पोजीशन जो है लोएटर मोड की तरह कंट्रोल होती है। मतलब यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता दूं ऑटो मोड के अंदर जीपीएस का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन जो है लोएटर मोड की तरह कंट्रोल होती है। और यहाँ पे यदि हम ऑटो से हटा देते हैं कुछ देर के लिए, हम कंट्रोल वापस ले लेते हैं अपना ऑटो से कुछ देर के लिए, जी हाँ गाइस कुछ देर के लिए अपने से फ्लाई करते हैं, तो जैसे ही हम इसे ऑटो पे डालेंगे दोबारा ये मिशन वापस से शुरू नहीं करेगा या मिशन को ख़त्म नहीं कर देगा। जहाँ पे मिशन था वहीं से ये रिज्यूम करेगा, दोबारा से वहीं से चलेगा जहाँ पे ये मिशन, जहाँ से हमने इसका कंट्रोल वापस ले लिया था ये वहीं से शुरू करेगा, उसी मिड पॉइंट से ये शुरू करेगा। तो इसका जो है यहाँ पे जब ये मिशन के अंदर चल रहा होता है तो हम अपने ट्रांसमीटर की स्टिक को कुछ भी करें, केवल फ्लाइट मोड को चेंज करने की बात छोड़कर ट्रांसमीटर की स्टिक को हम कुछ भी करें, रोल, पिच, थ्रोटल को हम कुछ भी करें, ये इनपुट को इग्नोर कर देता है। केवल यॉ के इनपुट को ये अपने जो है हम यदि हम ट्रांसमीटर से यॉ का इनपुट देते हैं, मीन्स यहाँ पे तो रडर का इनपुट देते हैं यदि हम, तो उसे बस ये लेता है, बाकी रोल, पिच और थ्रोटल के इनपुट को इग्नोर कर देता है ऑटो मोड के अंदर। अब बात करते हैं गाइडेड मोड की। तो इसके लिए हमें टेलीमेट्री रेडियो का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये एक गाइडेड मोड हमारा एक ऑटो मोड की ही तरह है गाइस। ये किसी भी लोकेशन, टारगेट लोकेशन को
आप यहाँ पे लोकेशन को आप टारगेट कर सकते हैं और उस लोकेशन तक गाइड करके अपने मल्टीकॉप्टर को ले जा सकते हैं वायरलेसली टेलीमेट्री रेडियो मॉड्यूल का इस्तेमाल करके और ग्राउंड स्टेशन के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके। ये टेक ऑफ जब होता है गाइडेड मोड के अंदर तो स्टेबलाइज मोड में होता है, और जब ये अच्छे एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है तो इसे हमें लोएटर मोड के अंदर डाल देना चाहिए। अब बात करते हैं लोएटर फ्लाइट मोड की। सबसे ज़्यादा डिमांडेड फ्लाइट मोड और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फ्लाइट मोड है हमारा लोएटर फ्लाइट मोड। सो इस लोएटर फ्लाइट मोड बेसिकली है क्या, ये तो जीपीएस का इस्तेमाल करता है, एल्टीट्यूड जो कंट्रोल करता है ये। इसमें लोएटर फ्लाइट मोड के अंदर जो हमारा एल्टीट्यूड मेंटेन होता है वो एल्टीट्यूड होल्ड फ्लाइट मोड के एप्लीकेशंस पर उसी के बेसिक्स पर मेंटेन होता है। बाकी जो है जीपीएस के सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना कम वाइब्रेशन होगा हमारे जीपीएस पर उतनी अच्छी हमारी जीपीएस सिग्नल स्ट्रेंथ होगी, और जितनी अच्छी हमारी जीपीएस की सिग्नल स्ट्रेंथ होगी उतनी अच्छी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी लोएटर फ्लाइट मोड के अंदर। ये हमारी करंट लोकेशन को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। मतलब लोएटर फ्लाइट मोड में हमें इतनी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है कि ड्रोन अगर किसी भी करंट लोकेशन में है, यदि आप बिना ट्रांसमीटर के उसे खींचकर जस्ट उसे फिजिकली खींचकर उससे यहाँ से साइड कर रहे हैं तो जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे वो वापस से उसी ही लोकेशन पर चला जाएगा। अब बात करते हैं रिटर्न टू लॉन्च फ्लाइट मोड के बारे में। रिटर्न टू लॉन्च फ्लाइट मोड बेसिकली जहाँ से ड्रोन ने फ्लाई किया था वहाँ पे जैसे ही आपका ड्रोन वहाँ से फ्लाई करेगा वहाँ पे होम मार्क हो जाएगा। मीन्स इसका होम यहाँ है, इसने यहाँ से फ्लाई किया था। तो यहाँ पे रिटर्न टू लॉन्च के अंदर होगा क्या कि हमारा ड्रोन रिटर्न होगा। यदि आप जैसे रिटर्न टू लॉन्च के अंदर डाल रहे हैं तो हमारा ड्रोन जहाँ भी फ्लाई कर रहा है वहाँ से एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, जो भी आपने हाइट सेट कर रखी होगी। अगर उस हाइट से ऊपर फ्लाई कर रहा है तो उसी हाइट में रिटर्न होगा, और अगर उस हाइट से उस पर्टिकुलर हाइट से नीचे फ्लाई कर रहा है तो उस हाइट तक जाएगा, फिर रिटर्न होगा, और वहाँ पे रिटर्न होगा जहाँ पे आपने इसको फ्लाई किया था, जहाँ पे आपने इसको टेक ऑफ किया था। फिर वहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं कि एट लास्ट ये मीन्स हमारा RTL फाइनल एल्टीट्यूड आप क्या रखना चाहते हैं। यदि आप 0 रख देंगे तो मीन्स लैंड करवाना चाहते हैं, यदि आप 0 नहीं रखना चाहते तो जिस भी एल्टीट्यूड में आप मेंटेन करना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों की बातें अभी होंगी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अंदर, ये बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये बातें नहीं होंगी, ये बातें होंगी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अंदर, हम ये बातें करेंगे। हम बात करते हैं अपने सर्कल फ्लाइट मोड की। सर्कल से आप समझ ही गए होंगे गाइज, एक पर्टिकुलर वे में सर्कल करता है हमारा ड्रोन। हालांकि सर्कल फ्लाइट मोड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कल फ्लाइट मोड के लिए आपको जीपीएस का इस्तेमाल करना पड़ता है और रिटर्न टू लॉन्च के लिए भी आपको जीपीएस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका हम जो भी अपना एक पर्टिकुलर रेडियस मान के सर्कल फ्लाइट मोड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट में रेडियस मान के हमारा ड्रोन उस रेडियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, और आप वो रेडियस भी डिसाइड कर सकते हैं। आप वो रेडियस में जो भी रोटेशन हो रहा है उसकी स्पीड भी डिसाइड कर सकते हैं। और ड्रोन की जो हमारे नोज रहेगी ना गाइस, जो भी हमारे मल्टीकॉप्टर का नोज रहेगा वो सेंटर की तरफ पॉइंटेड रहेगा, वो हमारे सेंटर की तरफ पॉइंटेड रहेगा। और यहाँ पे पायलट के पास रोल पिच का ही भी केवल कंट्रोल होता है। यहाँ पे रोल और पिच का ही पायलट के पास कंट्रोल होता है, और ये एल्टीट्यूड को थ्रोटल की मदद से चेंज कर सकता है। पर वी कैन कंट्रोल इट्स रेडियस, स्पीड एंड टिल्ट ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हम इसका रेडियस और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो ये जनरली जीपीएस का इस्तेमाल करता है, और अगर आप जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी आपको सर्कल फ्लाइट मोड के अंदर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, पर ये बिना जीपीएस के भी चलेगा। जी हाँ गाइस, ये हमारा सर्कल फ्लाइट मोड बिना जीपीएस के भी वर्क करने वाला है और काफ़ी बढ़िया ढंग से वर्क करने वाला है। अब बात करते हैं अपने लैंड फ्लाइट मोड के बारे में। तो लैंड फ्लाइट मोड मतलब सिंपली ड्रोन जहाँ पे फ्लाई कर रहा है वो लैंडिंग स्पीड से धीरे धीरे लैंड होने लगेगा। जैसे ही ड्रोन में सेंस होगा कि भाई उसने ग्राउंड को टच कर लिया, मतलब उसका एल्टीट्यूड कम होना बंद हो गया, तो हमारी वहाँ पे मोटर्स स्टॉप हो जाएंगी और हमारा ड्रोन उस फ्लाइट मोड से हट जाएगा। वेरी सिंपली यहाँ पे ना तो जीपीएस का इस्तेमाल करना पड़ता, ना ही आप कुछ कंट्रोल। लैंड होते वक्त आप रोल, पिच और याव को कंट्रोल कर सकते हैं, पर लैंड होते वक्त आप हाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लैंड होते वक्त आप रोल, पिच और याव को तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर आप हाइट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और यहाँ पे मोटर अपनी शट डाउन हो जाती है यदि, और खुद ही डिसआर्म हो जाता है। जैसे ही ये लैंड पर पहुँच जाएगा, हमारा लैंड फ्लाइट मोड के अंदर हमारा ड्रोन जैसे ही लैंड कर जाएगा, यहाँ गाइस जैसे ही लैंड कर जाएगा, तो यदि पायलट का जो ट्रांसमीटर का स्टिक का थ्रोटल मिनिमम है
तो यहाँ पे ये थ्रोटल ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, सारी मोटर्स ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी और डिसआर्म हो जाएगा। और यदि नहीं है मिनिमम तो वो मोटर्स रोटेट होती रहेंगी और ड्रोन वहीं पे डगमगाता रहेगा। पर आपको मैं रिकमेंड करूँगा, यदि आप लैंड फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करते हैं, यदि आपने लैंड फ्लाइट मोड एक्सिक्यूट कर दिया है तो आपको वहाँ पे थ्रोटल को मिनिमम पे रख देना है, जिससे कि ऑटोमेटिकली मोटर शट डाउन हो जाए ज़मीन पर आते ही और वहाँ पे ऑटो डिसआर्म हो जाए। अब बात करते हैं अपने ड्रिफ्ट फ्लाइट मोड के बारे में। तो यहाँ पे यूज़र के पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है या और पिच का, पर रोल का कंट्रोल नहीं होता, रोल ऑटो पायलट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे हम पिच और यॉ को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम रोल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और, आपका पिच और यॉ है दोनों ही राइट साइड की स्टिक से कंट्रोल होने लगेगा। जनरली होता क्या है, यॉ हमारा फोर्थ चैनल से कंट्रोल होता है, मतलब सेकेंड स्टिक से कंट्रोल होता है। पर यहाँ पे हमारे यदि हम मोड 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी राइट साइड की स्टिक से ही कंट्रोल होने लगेगा, मतलब रोल की जगह यॉ कंट्रोल होने लगेगा और पिच की जगह तो पिच ही कंट्रोल होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ड्रिफ्ट फ्लाइट मोड के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इसका कंट्रोल उसी के ऊपर रिलाई करता है, जीपीएस के ऊपर ही। इसलिए ड्रिफ्ट फ्लाइट मोड के अंदर हमें जीपीएस का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं स्पोर्ट फ्लाइट मोड की। तो स्पोर्ट फ्लाइट मोड के अंदर काफ़ी रश फ्लाइंग होती है हमारे ड्रोन की, और वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक वहाँ पे फ्लाई कर सकता है। यहाँ पे पायलट्स का रोल, पिच और यहाँ पे कंट्रोल होता है, और यहाँ पे यॉ की मदद से आप रोटेशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी स्टिक को रिलीज़ कर दिया जाएगा, व्हीकल उतने ही करंट एल्टीट्यूड पे रहेगा स्पोर्ट फ्लाइट मोड के अंदर। जब भी थ्रोटल की स्टिक को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और वो व्हीकल 45 डिग्री से ज़्यादा लीन नहीं करेगा स्पोर्ट फ्लाइट मोड के अंदर। आपका व्हीकल 45 डिग्री बहुत होता है गाइस, लीन हो गया। अगर फ्लाइंग एयर में इन मिड एयर यदि आपका ड्रोन 45 डिग्री लीन हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा है, और उससे काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड भी हो जाती है। अब ये स्टेबलाइज प्लस एल्टीट्यूड होल्ड की मदद से इसके सारे जो रेट हैं वो कंट्रोल होते हैं। अब बात करते हैं अपने फ्लिप फ्लाइट मोड के बारे में। फ्लिप फ्लाइट मोड के अंदर आप बेसिकली समझते होंगे भाई, फ्लिप मतलब क्या, आपका ड्रोन फ्लिप करेगा और क्या। सो गाइस, फ्लिप फ्लाइट मोड जनरली काफ़ी डेंजरस फ्लाइट मोड होता है, और ये अपने रोल या फिर पिच एक्सिस के अंदर फ्लिप करता है। उसी पर डिपेंड करता है रोल और पिच एक्सिस के स्टिक पोजीशन पर। मतलब आपने जैसे फ्लिप फ्लाइट मोड के अंदर डाला और स्टिक की पोजीशन रोल की हाई कर दी तो भाई और रोल एंगल में फ्लिप होगा। मतलब जिधर भी आपने रोल और पिच की स्टिक को किया फ्लिप फ्लाइट मोड में डालते ही, या फिर फ्लाइट मोड में आपने स्टिक को पहले ही आपने आगे कर रखा और फ्लाइट मोड में डाला, तो आपने जो भी किया वहाँ पे फ्लिप फ्लाइट मोड में डालने के बाद आपने स्टिक को जिधर भी किया उधर ही आपका ड्रोन फ्लिप कर जाना है। और वो व्हीकल विल राइज, पहले 1 सेकेंड तक राइज करेगा, मतलब राइज मतलब थोड़ा हाइट गेन करेगा, और उसके बाद 1 सेकेंड के अंदर फ्लिप कर जाएगा रैपिडली। और व्हीकल फ्लिप फ्लाइट मोड में फिर भले ही वो फ्लिप फ्लाइट मोड में डला रहे, दोबारा फ्लिप नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आप उसको दूसरे फ्लाइट मोड में एग्जीक्यूट करके दोबारा से इस फ्लाइट मोड में एग्जीक्यूट नहीं करते। और एक बार फ्लिप करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसके पहले वाले फ्लाइट मोड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर यहाँ पे हम जनरली चैनल 7 और चैनल 8 का इस्तेमाल करते हैं फ्लिप करने के लिए। और फ्लिप फ्लाइट मोड के अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको अपने ड्रोन को तभी फ्लिप करना है जब आप कार्बन फाइबर प्रॉपेलर का इस्तेमाल कर रहे हो। यदि आप प्लास्टिक के प्रॉपेलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने ड्रोन को बिल्कुल भी फ्लिप ना करें, उससे 100% आपका ड्रोन क्रैश होने वाला है। अब बात करें ऑटो ट्यून की, तो यहाँ पे ऑटो ट्यूनिंग होती है। ऑटो ट्यून फ्लाइट मोड में आप फ्लाई करते वक्त डाल देते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ देर तक अपने ड्रोन को फ्लाई करते रहेंगे तो वहाँ पे ऑटो ट्यूनिंग हो जाएगी स्टेबलाइज पी, रेट पी और डी की। और ये कभी कभी मैनुअली भी की जाती है, तो इसके बारे में हमें कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी हमें अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है, इसलिए हमें ऑटो ट्यूनिंग करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और पड़ती भी है जनरली तो आप ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हैं। बेसिकली उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाने पड़ते हैं, इसलिए उसकी पूरी डिटेल में बात यहाँ पर नहीं की जा रही। उसका आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, या फिर जनरली ऑटो ट्यूनिंग क्या की जाती है, अपने ड्रोन को आप फ्लाई कर दीजिए, उसके बाद ऑटो ट्यून फ्लाइट मोड में एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको ऑटो ट्यूनिंग होगी। कुछ देर तक आपको फ्लाई करना पड़ेगा, ऑटो ट्यूनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप जब भी आप ड्रोन को चाहें तो लैंड कर सकते हैं दूसरे फ्लाइट मोड में स्विच करके। अब बात करते हैं पोजीशन होल्ड। पोजीशन होल्ड फ्लाइट मोड के अंदर हमारा होता क्या है, एक ही पोजीशन पर हमारा ड्रोन रुक जाता है, उसी हाइट पर
जितने एंगल पर है, जहाँ पे है उसी हाइट पर वहाँ पे वो हमारा ड्रोन रुक जाता है और ये जीपीएस का इस्तेमाल करता है पोजीशन होल्ड करने के लिए। और यहाँ पे इसका एल्टीट्यूड भी कंट्रोल होता है और जीपीएस जब तक 3D लॉक नहीं है पोजीशन होल्ड मोड में, यू मे आर्म इन पोजीशन होल्ड मोड बट ओनली वंस द जीपीएस हैज 3D लॉक एंड HDOP हैज ड्रॉप टू 2.0 और लोअर। सो गाइस यहाँ पे पोजीशन होल्ड हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा जीपीएस के पास पहली बात तो 3D लॉक हो और उसके बाद HDOP की वैल्यू जो है 2 से कम होनी चाहिए। कभी कभी आप ड्रोन को आर्म करते होंगे तो प्री आर्म चेक में हाई HDOP दिखा देता है, मतलब 2 से ज़्यादा है, इसीलिए आर्म नहीं होता है। अब बात करते हैं अपने ब्रेक फ्लाइट मोड की। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल फ्लाइट मोड है। ये अपन आपके जो व्हीकल है उसकी सारी मोटर्स का रोटेशन दो है रोक देता है। दिस मोड रिक्वायर्स द व्हीकल इज लैंडेड इन ब्रेक mode it will immediately disarm and the pilot control are ignored and this mode the vehicle must be switched out of this mode before the pilot can retake the control। so guys यहाँ पे मोटर इमरजेंसी स्टॉप और ब्रेक फ्लाइट मोड के अंदर डिफरेंस है। ब्रेक फ्लाइट मोड के अंदर क्या होता है, ब्रेक फ्लाइट मोड के अंदर सारी मोटर्स रुकती नहीं, ब्रेक फ्लाइट मोड के अंदर हमारा ड्रोन वहीं पे रुक जाता है एट पॉइंट वेयर इट वॉज, जहाँ पे आपने ब्रेक फ्लाइट मोड एग्जीक्यूट किया, भले ही काफ़ी हाई स्पीड में आगे जा रहा है, थोड़ा आगे चला जाए पर बैक होके वहीं पे आएगा। और यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल होता है उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे लोएटर एल्टीट्यूड होल्ड फ्लाइट मोड की मदद से यहाँ पे हमारे मतलब एल्टीट्यूड होल्ड मोड के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हाइट भी मेंटेन की जाती है। पर मोटर इमरजेंसी स्टॉप के अंदर क्या होता है, हमारी सारी मोटर्स बंद हो जाती हैं। जी हाँ गाइस, मोटर इमरजेंसी स्टॉप का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जब आप स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मोटर इमरजेंसी स्टॉप का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपकी सारी मोटर्स रुक जाएंगी, बेसिकली सारी मोटर्स बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका हाइट मेंटेन नहीं रहेगा। जब सारी मोटर्स बंद हो गई तो आपका ड्रोन सीधे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मोटर इमरजेंसी स्टॉप में ये अंतर है। बात करें थ्रो फ्लाइट मोड की, तो थ्रो फ्लाइट मोड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस फ्लाइट मोड है और पायलट के लिए। यहाँ पे पायलट थ्रो करता है अपने व्हीकल को एयर में और द व्हीकल एंड कैन ड्रॉप द व्हीकल, या तो उसे हवा में फेंके या ऊपर से व्हीकल को ड्रॉप करे। और इन ऑर्डर टू स्टार्ट द मोटर वंस द एयर दिस मोड डज नॉट एक्सेप्ट एनी इनपुट फ्रॉम द पायलट, इट रिक्वायर्स जीपीएस। यहाँ पे आपको क्या करना होता है गाइस, आप अपने व्हीकल को फेंक दिए, मीन्स आप एयर में फेंक रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने थ्रो फ्लाइट मोड के अंदर अगर उसे फेंका है, थ्रो फ्लाइट मोड के अंदर उसे फेंका है तो वो आपके ट्रांसमीटर का कोई भी इनपुट नहीं लेगा, कोई भी इनपुट नहीं लेगा। रोल, पिच, यॉर, थ्रो का कोई भी इनपुट नहीं लेगा। वो ऑटोमेटिकली उसकी मोटर्स काफ़ी स्पीड में, काफ़ी ज़्यादा मिली सेकेंड्स के अंदर स्टार्ट हो जाएंगी और आपका ड्रोन वहाँ पे फ्लाई करने लगेगा। पर ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसमें कोई भी अच्छी खासी गारंटी नहीं होती कि आपका ड्रोन क्रैश होगा या फिर सही तरीके से जो है फ्लाई करेगा या फिर नहीं करेगा। अब अवॉइड ADSB, तो ये बेसिकली उनके लिए बनाया गया है जो मैन्ड व्हीकल को अवॉइड करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसका हमें तो इस्तेमाल नहीं करना होता क्योंकि जनरली इसका इस्तेमाल करते ही नहीं। ये काफ़ी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे बात करें गाइडेड नो जीपीएस की, तो ये बस इसमें सारी चीज़ें गाइडेड मोड की तरह ही वर्क करेंगी, बस यहाँ पे जीपीएस नहीं लगा हुआ होगा। अब बात करते हैं स्मार्ट RTL की, तो स्मार्ट RTL रिटर्न टू लॉन्च से डिफरेंस है। स्मार्ट RTL मतलब आपका ड्रोन जिस तरीके से गया था और जहाँ पे आपने उसको स्मार्ट RTL एग्जीक्यूट किया, जिस तरीके से गया था, जिस हाइट में गया था, वो उसी तरीके से उसी हाइट में वापस आएगा क्योंकि हमारा जो टेलीमेट्री का लॉग डाटा है वो सारी वैल्यूज़ को, सारे डाटा को रिकॉर्ड करता रहता है और उसी डाटा का इस्तेमाल करके हमारा स्मार्ट RTL होगा। अब बात करते हैं फ्लो होल्ड मोड। ये एक फ्लो होल्ड यूज़ करता है ऑप्टिकल फ्लो सेंसर का अपने पोजीशन को होल्ड करने के लिए विदाउट द नीड फॉर द जीपीएस। यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल आप ना करें फ्लो होल्ड मोड के अंदर, पर यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फ्लो सेंसर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और यहाँ पे ना ही आपको इस्तेमाल करना यहाँ पे आपको डाउनवर्ड फेसिंग लीडार का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आप यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस पा सकते हैं रेंज फाइंडर को लगा के और लोएटर मोड में इस्तेमाल करके। पर ये कभी कभी इससे रिजल्ट क्या होता है, कभी कभी इससे हमारे ड्रोन के अंदर वॉबलिंग भी होती है, और जनरली कोई इस्तेमाल करता भी नहीं फ्लो होल्ड फ्लाइट मोड। अब बात करते हैं फॉलो फ्लाइट मोड की, तो फॉलो फ्लाइट मोड में मतलब आप किसी को फॉलो करवा रहे हैं, किसी व्हीकल को फॉलो करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कभी भी जब ड्रोन की मदद से शूटिंग की जाती है कहीं पे भी, तो कोई पर्सन जा रहा है, आप उसको फॉलो करवा रहे हैं, दौड़ रहा है, जो भी कर रहा है, कार से जा रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को आप जब फॉलो करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर वो फॉलो
मोड होता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और, कैमरा लगाना होता है गाइस, कैमरा लगाना होता है। आप चाहें तो कैमरा लगाएं या फिर उसकी पोजीशन, दो तरीके से की जा सकती है, या तो उसके पास कोई जीपीएस तो उसकी पोजीशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक दूसरा ड्रोन है, या फिर आपके पास मान लेते हैं कि गाइस मान लेते हैं हमारे पास 2 आरसी कार हैं, ठीक है, हमने जो बनाई फ्लाइट कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करके। यहाँ पे आपको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको फॉलो करवाना है तो आप सामने वाले जो कार है जिसको आपको फॉलो करवाना है, मतलब जिसको आपको अपनी कार से फॉलो करवाना, मीन्स अपनी कार, आपकी कार फॉलो करने वाली है और सामने वाली कार को फॉलो करना है, तो उसकी जीपीएस लोकेशन आप अपने टेलीमेट्री सिस्टम के अंदर डाल देंगे, अपने टेलीमेट्री सिस्टम के अंदर पब्लिश कर देंगे, तो वो उस जीपीएस लोकेशन को उसी तरीके से फॉलो करता जाएगा आपका आरसी कार भी। ये है बेसिकली फॉलो मोड। जिग-जैग फ्लाइट मोड बेसिकली उन लोगों के लिए जो हम अपने एग्रीकल्चर ड्रोन बनाते हैं, तो वहाँ पे बार बार आपके ड्रोन को इधर उधर फील्ड के अंदर करना होता है, तो जिग-जैग फ्लाइट मोड ये तो पहली बात जीपीएस का इस्तेमाल करता है। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल को बार बार इधर उधर ना फ्लाई करना पड़े, इसीलिए जिग-जैग फ्लाइट मोड दिया गया है। आप एक बार मैप के अंदर सेटअप कर देंगे इसका, तो आपको वहाँ पे बार बार जिग-जैग अपने ड्रोन को फ्लाई नहीं करना पड़ेगा। आपका ड्रोन ऑटोमेटिकली ऑटो मोड के अंदर, यहाँ पे जिग-जैग फ्लाइट मोड के अंदर सब कुछ काम आपका कंप्लीट कर देगा। System ID, it provides a rapid means to develop highly accurate flight dynamics models using flight test data। तो यहाँ पे हमें कुछ सिस्टम, यहाँ पे हमें रैपिड मीन्स मिल जाते हैं हाईली एक्यूरेट फ्लाइट डायनेमिक मॉडल बनाने के लिए फ्लाइट टेस्ट डाटा की मदद से। अब बात करते हैं हेली ऑटो रोटेट की, तो ये ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर्स के लिए मेनली जो कैपेबल होते हैं लैंडिंग सेफली के आफ्टर लूजिंग प्रोपल्सिव पावर। ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर जो कैपेबल होते हैं सेफ लैंडिंग कर देंगे, अपना जो प्रोपल्सिव पावर है उसको लूज करने के बाद, तो इसे जो अचीव किया जाता है, तो यहाँ पे मैनोवरिंग के द्वारा इसे यूज किया जाता है, मतलब इसे मैनोवरिंग के थ्रू इसे ऑटो रोटेशन मैनोवरिंग के थ्रू इसे अचीव किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारी लैंडिंग सॉफ्टली हो जाती है। ये बेसिकली जब आप हेलीकॉप्टर बनाते हैं तब आपके इस्तेमाल में आता है। यहाँ पे हम बात अब करते हैं अपने सिंपल और सुपर सिंपल मोड की। यहाँ पे हमने बात कर ली, अब सिंपल मोड की भी बात कर लें, सुपर सिंपल मोड की बात कर लें। सिंपल मोड में क्या है गाइस, सिंपल मोड में बेसिकली ये है कि आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर भी आपके ट्रांसमीटर के फॉरवर्ड डायरेक्शन की, आपके ट्रांसमीटर की, जी हाँ गाइस, आपके ट्रांसमीटर के फॉरवर्ड डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्ड जब आप उसको फॉरवर्ड आगे जाने का या फिर पीछे आने का सिग्नल देंगे, तो वो उसी तरीके से वर्क करेगा भले ही आपके ड्रोन का फॉरवर्ड डायरेक्शन चेंज हो चुका हो। ये है हमारा सिंपल मोड। अब बात करते हैं सुपर सिंपल मोड की। सुपर सिंपल मोड में मेनली जीपीएस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होम लोकेशन का भी इस्तेमाल होता है और आपके ट्रांसमीटर सिग्नल को भी यहाँ पे देखा जाता है। तो सुपर सिंपल मोड के अंदर क्या है कि आप मान लीजिए आप एक राउंड चक्कर लगा रहे हैं, आप एक ही जगह पे खड़े होकर घूम रहे हैं और आपने अपनी रोल की स्टिक जो है आपके चैनल नंबर 1 है, आपने उसको लेफ्ट की तरफ पुश कर रखा है और आप काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो आप रोल की स्टिक को कुछ भी मत करिए, आप रोल की स्टिक को कुछ भी मत करिए, उसी तरीके से रखे रहिए और आप भी काउंटर क्लॉकवाइज घूम जाइए। आपका ड्रोन भी आप पाएंगे उसी तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज घूम गया। ये है हमारा सुपर सिंपल मोड। अब बात करते हैं फेल सेफ के बारे में। तो फेल सेफ के बारे में मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया। आप लो बैटरी होने पर यहाँ पे बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। GCS FS इनेबल हमें करके रखना है। अब बात करते हैं ऑप्शनल हार्डवेयर के बारे में। तो यहाँ पे इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना होता। यहाँ पे ये है हमारा SI की रेडियो। सो गाइज ये है हमारा, यहाँ पे आपकी सारी वैल्यूज़, यहाँ पे सारे फॉर्मेट जो भी हैं, यहाँ पे आप फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। आप इससे ट्रांसमीटर की पावर वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा डीप का टॉपिक है और अगर इसके अंदर हम काफ़ी अंदर तक चलते जाएंगे तो भाई वीडियो ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी डीप टॉपिक होने वाला है और यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा सेटअप्स देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हम अपने बैटरी मॉनिटर के बारे में। तो यहाँ पे हम 2 तरीके के 2 बैटरी मॉनिटर कर सकते हैं। बैटरी मॉनिटर के बारे में पहले मैंने ही बता दिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, MP अलर्ट ऑन लो बैटरी आपको ऑन करना है, तभी ना आपको अलर्ट मिलेगा। और यहाँ पे कैलिब्रेशन की वैल्यू सारी रखनी है आपको। मेजर बैटरी वोल्टेज कैलकुलेटेड वोल्टेज डिवाइडर, मेजर्ड करंट कैलकुलेटेड एम्पियर पर वोल्ट। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ आपको अपने जो भी वोल्टीमीटर, आपके पास जो भी मल्टीमीटर है उसके इस्तेमाल करके काउंट करके यहाँ पे आपको जो भी करेक्ट करके उन सारी वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे रख देना है। सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पे
हमें बैटरी मॉनिटर 2 के अंदर भी हमें यही चीज़ देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे हमारे कई सारे फोल्डर खुल गए। सो गाइज हम चलते हैं अब अपने UAV कैन पर। तो ये रीस्टार्ट इज रिक्वायर्ड आफ्टर चेंजिंग दिस ऑप्शन, ये एक UAV कैन है जिसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है और हम लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जनरली हमको इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम करते भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है भी नहीं। यहाँ पे कंपास एंड मोटर कैलिब्रेशन का जो आपको ग्राफ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। थ्रोटल, करंट रेटिंग, ड्रॉइंग करंट और इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो कंपास मोटर कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ये रेंज फाइंडर के लिए हमारा जो सेंसर है आप इसको लगा सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे हमारा मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर गलती से क्लोज हो चुका है गाइस, तो हमें यहाँ इसे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी देर से चलने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो गाइस यहाँ पे हमें दोबारा से इसे कनेक्ट करना है एंड उसके बाद हम इसके बाकी पैरामीटर्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी गेन कर देंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे छूट रही है उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमें पूरा स्टैंडर्ड पैरामीटर्स भी जानना है। सो गाइस यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं और अब हम चलते हैं अपने इनिशियल सेटअप के अंदर। यहाँ पे ऑप्शनल हार्डवेयर के अंदर एयर स्पीड का सेंसर है, ये कंट्रोल करने का, PX4 सेंसर, ऑप्टिकल फ्लो सेंसर, OSD, कैमरा गिम्बल का सेटअप। यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि जनरली कैमरा गिम्बल का सेटअप ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको टिल्ट करना है भैया, किसमें लगा हुआ है, RC11, RC10, ये सारे आपके नंबर्स हैं भैया। आपको आपने जो भी फ्लाइट कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में जाना है और आपको वहाँ पे पता कर लेना है कि भैया आपका वो जिसमें कैमरा गिम्बल का, आपका रोल का और टिल्ट का या फिर पैन का जो भी लग रहा है सर्वो, वो किस स्टिक में लग रहा है, किस हमारे स्विच के अंदर लग रहा है, किस हमारे यहाँ पे जो पिन के अंदर लग रहा है और उस पिन का हमें नंबर पता कर लेना है और उस पिन के हिसाब से ही यहाँ पे वैल्यूज को रख देना है। अब आप यहाँ पे स्टेबलाइज टिल्ट मतलब क्या है, आप टिल्ट का ड्रोन के यहाँ पे फ्लाइट कंट्रोलर मोड की मदद से स्टेबलाइजेशन देना चाहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक प्रैक्टिकली वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकली, पूरा एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैंने एक ड्रोन बनाया था APM 2.8 फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड का इस्तेमाल करके, जहाँ पे मैंने कैमरा गिम्बल को स्टेबलाइज किया था। वहाँ पे मैंने 2 एक्सिस कैमरा गिम्बल का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे आप सर्वो लिमिट्स रख सकते हैं, आप कितनी सर्वो लिमिट्स रखना चाहते हैं। एंगल लिमिट्स भी रख सकते हैं कि मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन एंगल लिमिट कितनी हो सकती है। इनपुट चैनल किस लिए है भाई कि आप खुद से भी चाहो तो कंट्रोल कर लो। आप जो टिल्ट कर रहे हो, स्टेबलाइजेशन जो करवा रहे हो, खुद से भी चाहो कंट्रोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आपको अपने फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड को। सो गाइस ये चीज़ें थी और यहाँ पे चाहो तो आपका अगर गलत स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब ड्रोन आगे की तरफ झुक रहा है, कैमरा गिम्बल भी आगे की तरफ झुक रहा है, तो ये गलत चीज़ है। तो यहाँ पे आप रिवर्स कर दो, यहाँ पे आप इस चीज़ को रिवर्स कर दो तो आपका सही हो जाएगा। और रोल में भी यही चीज़ है और बात करें पैन में भी तो यही चीज़ होने वाली है। सारे ऑप्शंस लगभग सेम ही है। शटर का है, शटर के लिए एक सर्वो लगाना होता है जिसकी मदद से यहाँ पे हम सर्वो या फिर ट्रांसिस्टर की मदद से शटर करते हैं, जिससे यहाँ पे पिक्चर भी साथ में, वो कैमरा जिसकी मदद से हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो पिक्चर भी ले सके, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पे लगाते हैं। सो गाइस इसमें भी आप सर्वो लिमिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शटर में पुश्ड में कितनी सर्वो लिमिट होनी चाहिए, सर्वो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पुश्ड के अंदर, नॉन पुश्ड के अंदर कितनी होनी चाहिए और कितने ड्यूरेशन तक पुश किए हुए रहे, ये चीज़ भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे हमेशा ही हमें सेट चैनल 7 का ऑप्शन रखना है कैमरा ट्रिगर करने के लिए। अब हम बात करते हैं मोटर टेस्ट की, तो यहाँ पे हम एक मोटर टेस्ट थ्रोटल के साथ कर सकते हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे दिस विल टेस्ट योर मोटर्स आर वर्किंग, मोटर्स आर टेस्टेड इन अ क्लॉकवाइज रोटेशन, स्टार्ट एट अ फ्रंट राइट। यहाँ पे ये सारी मोटर्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट ऑल मोटर्स, स्टॉप ऑल मोटर्स, टेस्ट ऑल इन अ सीक्वेंस। या तो आप टेस्ट सभी इकट्ठा एक साथ कर लो, या फिर पहले ए करो, बी करो, सी करो, डी करो, या फिर सभी मोटर्स को इकट्ठा ही रोक दो, या फिर सभी को सीक्वेंस में टेस्ट करो। ब्लूटूथ सेटअप कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, आप अपने ड्रोन को ब्लूटूथ की मदद से भी फ्लाई कर सकते हैं। केवल ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं होती, आप अपने ड्रोन को मल्टीमीटर को ब्लूटूथ की मदद से भी फ्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक ब्लूटूथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने ड्रोन में पैरासूट फॉर एग्जांपल अपने ड्रोन को लैंड करवाना चाहते हैं पैरासूट की मदद से, तो आप वहाँ पे पैरासूट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करना होगा
यहाँ पे किस सर्वो से आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, रेस्टिंग PWM, डिप्लॉय में डिप्लॉय कितना PWM हो जाए, मतलब कितनी वैल्यू चली जाए, मतलब आपने ट्रांसमीटर से वैल्यू बढ़ा दी तो डिप्लॉय कर दिया। मिनिमम एल्टीट्यूड, मतलब कितने मिनिमम एल्टीट्यूड, इसका मिनिमम एल्टीट्यूड डिप्लॉय होने कितना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कम एल्टीट्यूड है पैराशूट डिप्लॉय कर रहे हो, मिनिमम एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए, 100 मीटर 200 मीटर जो भी आप एल्टीट्यूड रखना चाहते हैं अपना पैराशूट और अपने ड्रोन के हिसाब से वो आप रख सकते हैं। ये भी एक ESP8266 सेटअप है, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड ऐसे कुछ है, बॉन्ड, SSID, चैनल, तो इस चीज़ के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है क्योंकि इस चीज़ के बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और ऑलमोस्ट हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कि हम बहुत ही हाई लेवल का ड्रोन नहीं बनाते। यहाँ पे एंटीना ट्रैकर हो गया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई हुई है। यहाँ पे एंगल, PWM रेंज, सेंटर PW, स्पीड, एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे एंटीना ट्रैकर का आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो कॉन्फ़िगरेशंस पहले जियो फेंस के बारे में बात कर ली जाए तो जियो फेंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत है नहीं। बेसिक ट्यूनिंग में क्या है, यहाँ पे RC फील, रोल और पिच को, जी हाँ गाइज, यहाँ पे RC फील, रोल और पिच को आप चाहें तो एडजस्ट करना होता है। बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से, लेफ्ट फॉर सॉफ्टर रिस्पॉन्स टू यूज़र RC इनपुट और स्लाइड टू द राइट फॉर द क्रिस्पर रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपको इस तरीके से एडजस्ट करना होता है जैसा भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए। या तो आपको सॉफ्टर रिस्पॉन्स चाहिए, मतलब हल्का रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप इसको लेफ़्ट की तरफ करो कुछ इस तरीके से, और यदि आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो कुछ इस तरीके से कर दो। रोल पिच सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे स्लाइड इज द कॉप्टर स्लगिट और स्लाइड, मतलब यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना है। यदि काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कर रहा है तो आपको सेंसिटिविटी को राइट की तरफ करना है, और मतलब सेंसिटिविटी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लो है, स्लगिश है, तो सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। और यदि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पहले से ये, तो सेंसिटिविटी को यदि आपको लगे कम करना है, कम कर लो, क्या दिक्कत है। अब थ्रोटल हॉवर, कितने थ्रोटल में ये स्टीडी हॉवर करना चाहिए, मतलब कितने थ्रोटल वैल्यू के अंदर हमारा जो ड्रोन है वो हॉवर करना चाहिए, एक ही एल्टीट्यूड को मेंटेन करना चाहिए, वो है थ्रोटल हॉवर। क्लाइंब सेंसिटिविटी, कितनी स्पीड से ये क्लाइंब करे, कितना एग्रेसिवली ये क्लाइंब करे, ये होती है हमारी क्लाइंब सेंसिटिविटी। स्पीड नहीं, यहाँ पे एग्रेसिवली की बात की जा रही है, मतलब कितना सेंसिटिविटी है बेसिकली हम कह सकते हैं इस चीज़ को। अब बात करते हैं हम एक्सटेंडेड ट्यूनिंग की, तो यहाँ पे स्टेबलाइज रोल, स्टेबलाइज पिच, स्टेबलाइज यॉ, पोजीशन XY, ये सब चीज़ें हमें नहीं जाननी होती। जो हमारे मेन काम की चीज़ है गाइस, जो हमारे मेन काम की चीज़ है वो ये होती है वे पॉइंट नेविगेशन में हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ये स्पीड हमारे रिटर्न टू लॉन्च और स्मार्ट RTL ऑटो फ्लाइट मोड के अंदर भी मैटर करती है। तो ये स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आप देख सकते हैं। डिफाइंस द स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड विच द एयरक्राफ्ट विल अटेम्प्ट टू मेंटेन हॉरिजॉन्टली ड्यूरिंग वे पॉइंट मिशंस। और यहाँ पे रेडियस, मतलब डिस्टेंस कितना, वे पॉइंट से कितना डिस्टेंस, जब वहाँ पे मतलब जहाँ पे ड्रोन को पहुँचना है उसके अगर इतने रेडियस में पहुँच गया तो हम मान लेंगे कि ठीक है भैया, हमारे ड्रोन ने जो हमारा वे पॉइंट है वो हिट कर दिया और वो पहुँच चुका है हमारे मतलब फाइनल पोजीशन के अंदर। स्पीड आप, मतलब जब स्पीड अप होगी मेंटेन, जब हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो आप ऊपर जाएगा जब भी ऑटो मोड के अंदर, तो वहाँ पे कितनी स्पीड होगी, और नीचे की तरफ जब आएगा तो कितनी मोड। यहाँ पे जब आप रिटर्न टू लॉन्च के अंदर रखते हैं लैंड का ऑप्शन, मतलब एल्टीट्यूड 0 रखने का, तो वहाँ पे वो लैंड होता है, तो वहाँ पे इस स्पीड डाउन की मदद से ही लैंड होगा, इसी स्पीड से वो लैंड होगा। लोएटर स्पीड के अंदर ये मैक्सिमम स्पीड है लोएटर स्पीड की 5, यहाँ पे मतलब आप 5 से 500 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लोएटर स्पीड आप रख सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम है, ये इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। देख लीजिए, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ तो भी ये इंक्रीज़ नहीं होगी, आप टाइप करके भी करेंगे इंक्रीज़ तो नहीं होगी। अब बात करते हैं चैनल 6 में हम क्या ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे चैनल 6 में हम जो भी ऑप्शन रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे चैनल 7 में हमें चैनल 7 के अंदर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं कि चैनल 7 में हम क्या फ्लिप रखना चाहते हैं, सिंपल मोड, RTL, सेव ट्रिम, सेव वे पॉइंट, कैमरा ट्रिगर, रेंज फाइंडर, मतलब इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो आपको इस्तेमाल करना हो आप वो ऑप्शन यहाँ पे चैनल 7 के अंदर रख सकते हैं। चैनल 8 के अंदर भी वही सेम ऑप्शंस हैं, और उन ऑप्शंस को सेव करने के बाद आपको राइट पैरामीटर्स पे कर देना होता है क्लिक, और उससे आपके सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं सेव। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के बारे में।
तो यहाँ पे कंपास नेट्स फॉर द, पहली बात तो हम बात करें AHSRA स्ट्रीम रोल, तो ये कंपास नेट फॉर द रोल एंगल डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल बोर्ड एंड द फ्रेम, मतलब कितनी वैल्यू यहाँ पे कंपनसेशन किया जा सकता है, मतलब कितना थोड़ा बहुत हल्का बहुत डिफरेंस तो चलता है ना भाई, तो उतना हल्का बहुत डिफरेंस यहाँ पे चले उतनी वैल्यू यहाँ पे रखनी है गाइस। जी हाँ, यहाँ पे उतनी वैल्यू रखनी है। अब AHRA स्ट्रीम पिच की बात करें तो ये मतलब पिच एंगल के लिए है, ये वो रोल एंगल के लिए था, तो मतलब दोनों में कितनी वैल्यू कंपेंसेट हो सकती है, कितनी मिनिमम वैल्यू, मतलब थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा भाई। अगर आपका ड्रोन फ्लाई कर रहा है तो थोड़ा बहुत वैल्यूज तो चेंज होंगी, तो उसका वैल्यूज को ये कंपेंसेट कर लेगा। और ये व्हीकल पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे आप रखते हैं तो व्हीकल को रोल राइट करती है, पॉजिटिव वैल्यू आपके व्हीकल को रोल राइट करती है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आपके व्हीकल को पिच को अप करती है। अब यहाँ पे आर्म चेक टू परफॉर्म, मतलब आर्म करने से पहले आपकी कौन कौन सी चीज़ें चेक होनी चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। यदि ऑल करते हैं तो बैरोमीटर, कंपास, GPS लॉक, INS पैरामीटर्स, RC चैनल, बोर्ड वोल्टेज, बैटरी लेवल, लॉगिंग लेवल, हार्डवेयर सेफ्टी स्विच, GPS कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, मिशन एंड रेंज फाइंडर, यदि आप ऑल करते हैं तो ये सभी के सभी चेक होंगे। मीन्स यहाँ पे ऑल करते हैं तो ये सभी के सभी आपको यहाँ पे करने होंगे इनेबल, और ये सारी चीज़ें होंगी चेक आर्म होने से पहले। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी अनचेक्ड रह जाती है या चेक होने में फेल हो जाती है तो हमारा ड्रोन आर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे बैटरी करंट सेंसिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी मॉनिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी वोल्टेज सेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमरा शटर ट्रिगर, मतलब क्या किस चीज़ से हम ट्रिगर करना चाहते हैं, तो सर्वो से करें, रिलो से करें, या फिर गोप्रो, सोलो, गिम्बल। कैमरा शटर आप भूल गए होंगे शायद, वही चीज़ है कैमरा शटर जिससे हम इमेज को क्लिक करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे चैनल 7 के ऑप्शन की बात करें तो सेलेक्ट विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन चैनल 8 इज अबव 1800 PWM। यहाँ पे जब हमारा कौन सा चैनल 8 में हमारा फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, चैनल 7 में कौन सा फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, जो कि हमने अभी एक्सटेंडेड ट्यूनिंग के अंदर देखा, वही फंक्शंस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो सर्कल रेडियस, मतलब कितने रेडियस में सर्कल मोड के अंदर हमारा ड्रोन सर्कल करना चाहिए, ये सेंटीमीटर के अंदर है, तो यहाँ पे आप सर्कल मोड का रेडियस सेट कर सकते हैं। सर्कल रेट, मतलब कितने डिग्री पर सेकंड के हिसाब से ये सर्कल होना चाहिए, इस रेट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बात करते हैं कंपास डिक्लाइनेशन की, एन एंगल टू कंपेसनेट बिटवीन द नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस कितना कंपेसनेट कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे 0 रख रखा है, मतलब परफेक्ट चाहिए, मतलब परफेक्ट चाहिए। अगर आप कंपेसेशन रखते हैं तो कंपेसेशन थोड़ा बहुत इग्नोर कर देगा आपका फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड। अब बात करते हैं फेंस सेक्शन के बारे में गाइस। तो फेंस सेक्शन क्या है बेसिकली, यदि आपके फेंस को ब्रेक कर देता है आपका ड्रोन, आपके जियो फेंस आपने जो भी बनाया है यदि उसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे फेंस सेक्शन में क्या इनेबल होना चाहिए, आप जो भी इनेबल करवाना चाहते हैं आप वो चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं। फेंस के मैक्सिमम एल्टीट्यूड, फेंस इनेबल डिसेबल, यहाँ पे मैक्सिमम एल्टीट्यूड के अंदर मतलब जो भी मैक्सिमम एल्टीट्यूड है आपके जियो फेंस का, आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। फेंस इनेबल डिसेबल आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या तो इनेबल कर सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं। आप फेंस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, एल्टीट्यूड, सर्कल और पॉलीगोनल, मैंने तीनों को ही सेलेक्ट कर रखा है, मतलब 3 तरह की यहाँ पे फेंस जनरेट होगी, मतलब एल्टीट्यूड में भी फेंस रहेगी, सर्कुलर में भी फेंस रहेगी और पॉलीगोनल में भी फेंस रहने वाली है। ऑप्टिकल फ्लो इनेबल डिसेबल कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि ऑप्टिकल फ्लो सेंसर का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे आप फ्लाइट मोड 1, फ्लाइट मोड 2, फ्लाइट मोड 3, फ्लाइट मोड 4, फ्लाइट मोड 5 और फ्लाइट मोड 6 को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया था अपने मैंडेटरी हार्डवेयर के अंदर, या फिर आप कहते हैं विजार्ड के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेलेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं ग्राउंड स्टेशन फेल सेफ इनेबल की, मतलब वेदर, यहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल लॉस हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड स्टेशन मतलब आपका टेलीमेट्री भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो आपका ट्रांसमीटर ही हो। ट्रांसमीटर के लिए थ्रोटल फेल सेफ होता है और टेलीमेट्री के लिए ग्राउंड स्टेशन फेल सेफ होता है। तो जैसे ही ग्राउंड स्टेशन फेल सेफ से सिग्नल लॉस हो तो इनेबल डेस ऑफ ऑलवेज लैंड रख सकते हैं, या फिर आप जो भी रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यदि थ्रोटल फेल सेफ, यदि थ्रोटल से लॉस होता है सिग्नल, मीन्स हमारा ट्रांसमीटर से सिग्नल लॉस होता है तो क्या हो, तो वहाँ पे आप जो करवाना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। RTL करवाना चाहे तो RTL कर सकते हैं, मतलब आप GPS यूज़ कर रहे हैं तो RTL यूज़ कर पाएंगे। अगर लैंड करवाना चाहते हैं, मतलब GPS नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप लैंड ही करवाएंगे। और थ्रोटल फेल सेफ की वैल्यू, मतलब अगर इतने से वैल्यू नीचे आई हमारे थ्रोटल की तो हमारा थ्रोटल फेल सेफ एक्टिवेट हो जाएगा, थ्रोटल फेल सेफ इनेबल हो जाएगा, वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा जो भी हमने फंक्शन वहाँ पे सेटअप कर रखा होगा। जब भी ट्रांसमीटर का सिग्नल लॉस होता है तो थ्रोटल की वैल्यू इससे कम ही हो जाती है जनरली। अब बात करते हैं लैंड स्पीड की, तो कितने स्पीड में हमारा ड्रोन जो है वो लैंड करेगा, वो होती है लैंड स्पीड।
अब यहाँ पे लॉग बिटमास मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लॉग में डाटा सेव करेगा, किस किस चीज़ का, यहाँ पे हम इस चीज़ को इनेबल कर सकते हैं, मतलब किस किस चीज़ का ये डाटा सेव कर रहा है। मैक्सिमम पैन एंगल की बात करें तो मैक्सिमम फिजिकल पैन एंगुलर एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टिल्ट एंगल की बात करें, माउंट जॉयस्टिक, यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो गाइज यहाँ पे हम बात करें फिजिकल, यहाँ पे हम पहले नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल चुके हैं। सो गाइज हम सीधे से बात करते हैं अपने मैक्सिमम पैन एंगल के बारे में। तो मतलब कितना मैक्सिमम एंगल होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका ड्रोन ना झुके, तो ये होना चाहिए हमारा 45 डिग्री, इससे ज़्यादा भैया नहीं झुकना चाहिए ड्रोन। मैक्सिमम रोल एंगल आप सेटअप कर सकते हैं या फिर आप मैक्सिमम टिल्ट एंगल आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे टिल्ट के लिए भी मीन्स ये हमारे कैमरे के लिए है गाइस, ये हमारे मतलब जो भी आपने गिम्बल अटैच कर रखा है ना उसके लिए है कि भैया ये कितना मैक्सिमम वैल्यूज़ तक यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अपोजिट में मिनिमम मैक्सिमम तो आपने सेटअप कर दिया ना भैया कि मैक्सिमम 45 डिग्री तक, 60 डिग्री तक और 60 डिग्री तक जा सकता है। तो अब यहाँ पे मिनिमम भी तो सेटअप करना पड़ेगा, जब जितना आगे जा सकता है तो पीछे कितना जा सकता है ये भी तो आपको सेटअप करना पड़ेगा ना, क्योंकि ड्रोन केवल आगे की तरफ नहीं झुकता पीछे की तरफ भी झुकता है, तो गिम्बल को भी उसी तरीके से एडजस्ट होना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे मिनिमम टिल्ट एंगल, मिनिमम पैन एंगल और मिनिमम रोल एंगल भी सेटअप करना पड़ेगा। और उसके बाद माउंट जॉयस्टिक स्पीड मतलब 0 फॉर पोजीशन कंट्रोल, स्मॉल फॉर लो स्पीड एंड 100 फॉर मैक्सिमम गुड जनरेटर विच गिव्स अ मूवमेंट स्पीड ऑफ 3 डिग्री पर सेकेंड। मतलब आप जब जॉयस्टिक से अपने गिम्बल को कंट्रोल करेंगे तो मतलब किस स्पीड से वो गिम्बल कंट्रोल हो, मतलब आप कितनी वैल्यू रखना चाहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, आप वो वैल्यूज़ यहाँ पे रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहें, और या फिर प्रैक्टिकली आप टेस्ट करके वैल्यूज़ को रख सकते हैं। अब माउंट रोल एंगल व्हेन मतलब कितना जब न्यूट्रल पोजीशन के अंदर हो हमारा रोल, तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री होना चाहिए हमारे कैमरा गिम्बल का रोल, और जब न्यूट्रल पोजीशन पे हो टिल्ट या फिर पिच तो वो 0 पे होना चाहिए। पैन या हो तो वो 0 डिग्री पर न्यूट्रल पोजीशन कहलाएगी, ये चीज़ होती है गाइस। अब यहाँ पे पैन के लिए यॉ के लिए आप आरसी इनपुट चैनल फॉर एग्जांपल आप केवल स्टेबलाइज बस थोड़ी कर सकते हैं, आप चाहें तो खुद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्टेबलाइजेशन भी चालू करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आरसी इनपुट चैनल किससे आप यॉ को कंट्रोल करेंगे वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। आरसी इनपुट चैनल आपको रोल के लिए सेलेक्ट कर लेना है और आरसी इनपुट चैनल आपको टिल्ट के लिए भी सेलेक्ट कर लेना है। माउंट रोल एंगल की बात करें, माउंट रोल एंगल व्हेन रिट्रैक्टेड पोजीशन के अंदर इसका जो है कितना मीन्स इसके रिट्रैक्टेड मतलब झुके हुए पोजीशन के अंदर इसका जो कितना एंगल होना चाहिए, कितने डिग्री एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 0 ही रखेंगे। मतलब रिट्रैक्टेड मतलब स्टेबल पोजीशन के अंदर ऑफकोर्स यहाँ पे हम 0 की वैल्यू ही रखवाना चाहेंगे, यहाँ पे तीनों की वैल्यू हम 0 ही रखने वाले हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पे 0 रखी जाती है, बाकी आपको फ्रेम के अनुसार है और आपके गिम्बल के अनुसार कि आप किस तरीके की वैल्यू रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे स्टेबलाइज माउंट पैन यॉ एंगल मतलब आप स्टेबलाइज करवाना चाहते हैं अपना माउंट एंगल मतलब माउंट पैन या फिर यॉ एंगल, तो यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा आपको। रोल एंगल स्टेबलाइज करवाना चाहते हैं तो इनेबल करवाना पड़ेगा, और यदि आप यहाँ पे पिच और टिल्ट एंगल भी स्टेबलाइज करवाना चाहते हैं तो आपको इनेबल करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करें पायलट वर्टिकल कंट्रोल की, तो द वर्टिकल एक्सीलरेशन यूज्ड व्हेन पायलट इज कंट्रोलिंग द एल्टीट्यूड, मतलब वर्टिकल एक्सीलरेशन कितना यूज होगा जब पायलट एल्टीट्यूड को कंट्रोल कर रहा हो, तो मतलब जब पायलट थ्रोटल को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देगा तो यहाँ पे 250 मीटर पर सेकेंड 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारा ड्रोन मैक्सिमम ये हमारी मैक्सिमम हाई स्पीड है जिससे हमारा ड्रोन टेक ऑफ कर सकता है। यहाँ पे हम जो भी फर्स्ट रिले पिन के अंदर जो भी हम फंक्शन रखना चाहें वो रख सकते हैं, सेकंड रिले पिन के अंदर जो भी फंक्शन रखना चाहे तो रख सकते हैं। रेंज फाइंडर की अब बात आती है, रेंज फाइंडर गेन ये स्पीड को एडजस्ट करने के लिए टारगेट एल्टीट्यूड व्हेन ऑब्जेक्ट आर सेंस्ड बिलो द कॉप्टर, तो यहाँ पे ये स्पीड को एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे जो भी वैल्यू रखना चाहें रख सकते हैं रेंज फाइंडर के अंदर। अब बात करते हैं रिटर्न टू लॉन्च एल्टीट्यूड की, तो यहाँ पे कितना मिनिमम एल्टीट्यूड होना चाहिए वो रिटर्न टू लॉन्च होने से पहले। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रखा क्या 20, यहाँ पे हमने रखा है 400 मतलब 400 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर भैया, तो इसको बढ़ा के हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल
हम रख देते हैं अबाउट 2000 के आसपास, ठीक है ना गाइस, 1986 अबाउट 2000 के आसपास ही है। सो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे रख देते हैं 2000 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर, तो अगर इससे हाई फ्लाई कर रहा है, 20 सेंटीमीटर से हाई फ्लाई कर रहा है एल्टीट्यूड के मामले में, तो वो उसी एल्टीट्यूड में वापस हो जाएगा। पर अगर 20 सेंटीमीटर से कम में फ्लाई कर रहा है ना, तो उस पहले वो 20 सेंटीमीटर के एल्टीट्यूड को गेन करेगा और उसके बाद वो रिटर्न टू लॉन्च होगा। ये होता है हमारा RTL एल्टीट्यूड। RTL फाइनल एल्टीट्यूड मतलब जब ये वे पॉइंट हिट कर चुका हो, तो उसके बाद इसका फाइनल एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए। यदि आप ड्रोन को हॉवर करवाना चाहते हो तो जितने एल्टीट्यूड में हॉवर करवाना चाहते हो उतनी वैल्यू रख दो यहाँ की मदद से, और यदि आप लैंड करवाना चाहते हो तो वैल्यू को भैया 0 पे रख दो, माइनस पे मत रखना, 0 पे रखना भाई वैल्यू। इससे आपका ड्रोन क्या है, आके लैंड हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो गाइज यहाँ पे अभी हमें चाहे तो हम चेंज करें चाहे तो ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन तो कर नहीं रहा। RTL लोएटर टाइम की बात करें तो मतलब रिटर्न टू लॉन्च होने से पहले कितनी देर तक वो फाइनल डिसेंट करने से पहले कितनी देर तक एक जगह पे रुका रहेगा रिटर्न टू लॉन्च के मामले में। तो यहाँ पे हमने कितना कर रखा है, 5000 मिली सेकेंड तक रुकेगा और उसके बाद वो रिटर्न टू लॉन्च होगा हमारा ड्रोन। अब बात करते हैं यहाँ पे सीरियल 0 बॉन्ड रेट के बारे में। तो यहाँ पे टेलीमेट्री 1 बॉन्ड रेट, यहाँ पे आप बॉन्ड रेट सेटअप कर सकते हैं। मीन्स अगर आप USB का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बॉन्ड रेट इस बॉन्ड रेट की बात हो रही है। सो यदि आप USB कंसोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू रखनी होती है। यदि आप टेलीमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टेलीमेट्री में ये वैल्यू भी रख सकते हैं, मतलब आप सेटअप कर सकते हैं कि आप कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी जनरली वैल्यू आप रखना चाहते हैं वो वैल्यू आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ आप सेट करवाना चाहते हैं वो सेट आप कर सकते हैं। सुपर सिंपल मोड इनेबल करना चाहते हैं इनेबल करें, डिसेबल करना चाहते हैं डिसेबल करें। थ्रोटल डेड जोन, तो ये डेड जोन डेड जोन एबव एंड बिलो मिड थ्रोटल इन PWM माइक्रो सेकेंड, ये एल्टीट्यूड होल्ड, लोएटर और पोजीशन होल्ड फ्लाइट मोड में इस्तेमाल होता है। ये मतलब इतना 99 प्लस और 99 माइनस, मतलब एबव भी है और निगेटिव भी है थ्रोटल के हमारे सेंट्रल की, वहाँ पे आप सेंट्रल के रिस्पेक्ट में। आप चैनल 6 ट्यूनिंग की बात करें तो ये नॉर्मली कंट्रोल्स विच पैरामीटर्स आर बीइंग ट्यून्ड विद ट्रांसमीटर चैनल 6 नॉब। तो यहाँ पे हम कौन से पैरामीटर की ट्यूनिंग करवाना चाहते हैं, ऑटो ट्यून के अंदर जनरली हम ट्यूनिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। योर बिहेवियर ड्यूरिंग मिशन, मतलब योर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, आपके ड्रोन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो फेस नेक्स्ट वे पॉइंट एक्सेप्ट RTL, या फिर मतलब जैसे ही उसका वे पॉइंट बदल जाए तो वो वे पॉइंट की तरफ मुड़ जाए, या फिर नेवर चेंज योर, आप चाहे तो नेवर चेंज कर सकते हैं, या फिर फेस नेक्स्ट वे पॉइंट रख सकते हैं, या फिर फेस अलोंग GPS कोर्स रख सकते हैं। आप जो भी रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब बात करते हैं वे पॉइंट एक्सीलरेशन के बारे में। तो वे पॉइंट एक्सीलरेशन मतलब जब भी ड्रोन हमारा कहीं पे भी मिशन में वापस आ रहा हो या जो भी मिशन कंप्लीट कर रहा हो, वहाँ पे ये अपनी मैक्सिमम स्पीड कितनी रखेगा। तो यहाँ पे जितनी भी सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर ये स्पीड है, जो भी स्पीड आप रखवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं वे पॉइंट वर्टिकल और एक्सीलरेशन की। वर्टिकल एक्सीलरेशन मतलब कितनी हाई स्पीड से आप मिशन के दौरान ये टेक ऑफ करेगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है। वे पॉइंट रेडियस मतलब इतने रेडियस पर अगर किसी भी वो फाइनल डिसेंट के जहाँ तक वो पहुँचना चाहता था वो उस फाइनल डिसेंट तक जो भी पहुँच गया। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सॉरी छींक आ गई थी। सो गाइस यहाँ पे वे पॉइंट रेडियस के अंदर जो भी जितना भी मतलब रेडियस आप फिक्स कर देते हैं, तो उस रेडियस के अंदर अगर वो हिट कर जाता है जब भी वो फाइनल डिसेंट के लिए जा रहा होता है, तो वहाँ पे हमारा मिशन कंप्लीट माना जाता है और जनरली वहीं पे वो लैंड करता है। मतलब आप जो भी वहाँ पे फिर सेटअप करके रखते हैं वो वहाँ पे हो जाता है। अब बात करते हैं वे पॉइंट हॉरिजॉन्टल स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड मतलब कितनी स्पीड ये मेंटेन करके रखेगा। ये तो एक्सीलरेशन हो गया गाइस, यहाँ पे हमने बात की थी एक्सीलरेशन की। इतने से एक्सीलरेशन और स्पीड में फ़र्क होता है गाइस, स्पीड में एक्सीलरेशन में फ़र्क होता है। स्पीड एक कांस्टेंट होती है, एक्सीलरेशन हो के इतनी स्पीड जब आ जाएगी तब एक्सीलरेशन नहीं होगा। सो गाइस यहाँ पे जब मतलब वे पॉइंट नेविगेशन स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर रखा है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। वे पॉइंट डिसेंट स्पीड मतलब डिसेंट स्पीड टारगेट, यहाँ पे जब भी ये डिफाइंस द स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हाइल विच द एयरक्राफ्ट विल अटेम्प्ट टू मेंटेन व्हाइल डिसेंडिंग ड्यूरिंग वे पॉइंट मिशन। तो यहाँ पे भी एक स्पीड डिफाइन की जाती है जब टारगेट की तरफ ये जा रहा होता है।
और वे पॉइंट क्लाइंब स्पीड की बात करें तो ये क्लाइंब स्पीड मतलब अटेम्प्ट टू मेंटेन व्हाइल क्लाइंबिंग ड्यूरिंग वे पॉइंट मिशन, मतलब जितनी स्पीड से ये क्लाइंब कर सकता है। तो यहाँ पे हो गए हमारे सारे पैरामीटर्स के एक्सप्लेनेशन। सारे पैरामीटर्स को आपको एडजस्ट करने के बाद राइट पैरामीटर्स पे कर देना, जिससे कि आपके वो सारे पैरामीटर्स सेव हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्लानर की। तो यहाँ पे प्लानर के अंदर वीडियो वगैरह का हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वीडियो वगैरह का यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम FPV वगैरह भी लगा रहे हैं या फिर अपने ट्रांसमीटर की मदद से, तो हम नहीं ही कर सकते हैं। अदर चीज़ों से जैसे स्काई रॉड के ट्रांसमीटर की मदद से तो कर सकते हैं, बट काफ़ी यहाँ पे आप वीडियो के फॉर्मेट वगैरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जॉयस्टिक सेटअप कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, यदि आप कुछ भी मतलब हेल्प वगैरह चाहते हैं तो यहाँ से आप पा सकते हैं। यदि आप डोनेट करना चाहते हैं, चूँकि ये ओपन सोर्स है, तो यदि आप डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, या नो डोनेट करना चाहें तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मिशन प्लानर का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो, और उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ गया होगा मिशन प्लानर का। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।